रेगना एक बदसूरत और बेकार इंसान था जो अपने पूरे परिवार को ड्रैगन्स के हाथों खो चुका था। इस हादसे ने उसे मजबूर कर दिया कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रैगन हंटर बनने के लिए ट्रेनिंग करे, जिसे भगवान जैसे शक्तिशाली एबिलिटीज का वरदान मिला हो। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। कहानी के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि इस दुनिया में ड्रैगन शारीरिक ताकत और स्किल्स में इंसानों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि उनके खून में एक प्राचीन जादू होता है। इंसान के पास सिर्फ दो तरीके थे एक ड्रैगन को मारने के लिए, या तो उसे सीधा धूप में लाना पड़ता है या उसके दिल को सिल्वरिन से काटना पड़ता है। सिल्वरिन एक ऐसा मटेरियल था जो जब भी किसी ड्रैगन के माना से टकराता उसे तुरंत फ्रीज कर देता। इसी वजह से जिन लोगों के पास ड्रैगन से लड़ने की एबिलिटीज होती है वो ड्रैगन हंटर्स कहलाते हैं। लेकिन फिर भी ड्रैगन आसानी से शहरों पर हमला कर लेते हैं और इंसानों को मार डालते हैं। लाखों लोगों की जान गई है, जिनमें ड्रैगन हंटर्स भी शामिल थे। पूरे किंगडम में सिर्फ एक इंसान बचा होता है, रेगना। वो अकेला सर्वाइवर था। रेगना को पता चला कि अल्टीमेशिया जो ड्रैगन ब्लड लाइन का लीडर था कहाँ मिलेगा। उसने तय कर लिया कि वो उसे हराएगा और उसके हर जुल्म का बदला लेगा। उसके दिल में ड्रैगन्स के लिए सिर्फ नफरत थी, लेकिन जब उसने अल्टीमेशिया का सामना किया तो उसे बुरी तरीके से हरा दिया गया। वो कमजोर था, वो सिर्फ एक बदसूरत, अनाथ और बेकार इंसान था। उसके माँ बाप को ड्रैगन से उस वक्त खा लिया था जब वो सिर्फ 3 साल का था, और जब कुछ रिश्तेदारों ने उसे गोद लिया एक दिन बाद उन्हें भी ड्रैगन्स ने खा लिया। उसके बाद उसे एक अमीर परिवार को बेच दिया गया और कुछ महीने बाद सोचो क्या हुआ, ड्रैगन्स आए और उन्हें भी खा गए। आखिर में न सिर्फ वो बेघर हो गया बल्कि लोग उसे चिढ़ाने भी लगे। सभी कहने लगते हैं जहाँ भी रेगना जाता है वहाँ ड्रैगन्स आ जाते हैं और सबको मार देते हैं बस उसे छोड़कर। जैसे उस पर कोई श्राप लग गया कि जिस किसी से भी वो प्यार करे या लगाव रखे उसकी मौत हो जाती है। 8 साल बाद भी ये श्राप उसका साथ था। हाँ, वो ड्रैगन ब्लड लाइन से हार गया था लेकिन जिंदा था। जिंदा रहना भी उसके लिए एक सजा बन गया था। वो जीना नहीं चाहता था। ड्रैगन्स भी उसे मारना चाहते थे लेकिन अल्टीमेशिया ने उन्हें रोका। वो रेगना का पास से जानती थी। कितनी बार उसने ड्रैगन्स के खिलाफ जिंदा बचकर दिखाया था। अल्टीमेशिया को लगा कि ये सब भगवान की मर्जी है, और अगर ये भगवान की मर्जी थी तो इसका एक ही मतलब हो सकता है, भगवान रेगना को अपना नया सेवक बनाना चाहता है। अल्टीमेशिया ने अपने खून से एक तलवार बनाई और उसे चीर दिया। उसने बताया कि अब रेगना सब कुछ भूल जाएगा, क्योंकि अब से रेगना खुद एक ड्रैगन बनने जा रहा है। रेगना दर्द से चीखने लगता है जैसे उसका पूरा शरीर अंदर से जल रहा हो। ड्रैगन का खून उसके शरीर में खुलने लगता है, लेकिन बस यही नहीं, उसकी हर एक यादें, डर और नफरत धीरे धीरे मिटने लगती है। तभी एक चेहरा उसके दिमाग में उभरता है, लियोनिका। उसे वो उस दिन मिली थी जब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। लियोनिका ने उसे बचाया था और उसके बुलीज को हराया था। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं हूँ लियोनिका, एक ड्रैगन हंटर, और उसे अपनी टीम में शामिल होने को कहा था। रेगना डरा हुआ था। उसे लगा कि बाकी सब की तरह वो भी मर जाएगी और वो फिर से अकेला रह जाएगा, लेकिन लियोनिका ने उसे यकीन दिलाया, मैं ड्रैगन से ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं नहीं मरूंगी, सिर्फ कमजोर मरते हैं। रेगना को आखिरकार कोई मिल गया था जो उसके साथ जिंदा रह सके। वो दोनों साथ मिलकर ड्रैगन हंटिंग पर जाने लगे, लेकिन असल में सारा काम लियोनिका ही करती थी, क्योंकि रेगना अभी भी एक डरपोक था। उसने सालों तक इंफीरियर ड्रैगन्स को कब्जे में रखा और अपने शहर की सबसे बेहतरीन ड्रैगन हंटर बन गई। रेगना की आंखों में वो एक हीरो बन गई थी। अब रेगना को ये नहीं लगता था कि वो किसी श्राप का शिकार है, और ये सब लियोनिका की वजह से था। इसीलिए उसने अपनी जिंदगी उसकी देखभाल में लगा दी। वो अब भी एक कमजोर इंसान था, लेकिन वो चाहता था कि अपने हीरो के लिए एक काम का कमजोर इंसान बन सके। उसने चुपके से ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। हालांकि उसमें ड्रैगन हंटिंग का बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था। वो कभी भी लियोनिका जैसा नहीं बन सकते थे, लेकिन जब तक वो उसकी मदद कर सके अपने मौत से पहले, उसके लिए वही काफी था। एक दिन शहर पे एक सुपीरियर ड्रैगन ने हमला कर दिया जिसका नाम था ग्रीमवेल्ड। लियोनिका तुरंत उसे लड़ने के लिए निकल पड़ी और रेगना भी उसके पीछे पीछे गया। उसने देखा कि लोग चारों तरफ मर रहे थे। रेगना ने ग्रीमवेल्ड को देखा जो ब्लड मैजिक का यूज करता था, जिसे वो ब्लेड्स या फ्लेम्स में बदल सकता था। रेगना ने उस पर चुपके से हमला किया, लेकिन उसकी तलवार टकराते ही टूट गई। ग्रीमवेल्ड ने काउंटर अटैक किया ब्लड फ्लेम से और उसे नदी में फेंक दिया। ये देखकर लियोनिका बहुत गुस्से में आ गई। उसने ग्रीमवेल्ड का सामना किया क्योंकि उसने रेगना को चोट पहुंचाई थी। उसने धमकी दी कि वो उसे खत्म कर देगी। लियोनिका ने उस पर हमला किया और बहुत जोरदार तरीके से लड़ाई की, लेकिन वो इंफीरियर ड्रैगन जैसा नहीं था जो वो 1-2 बार में गिरा पाती। ग्रीमवेल्ड अपना पूरा पावर तक यूज नहीं कर रहा था, और फिर भी लियोनिका थक गई बिना उस पर कोई असर किए। वो इतना ताकतवर था कि लियोनिका ये तक सोचने लगी कि क्या वो ड्रैगन गॉड है। ये सुनकर ग्रीमवेल्ड और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने कहा कि ड्रैगन गॉड के सम्मान में उसे कंपेयर करना एक इंसल्ट है। उसने लियोनिका पर ब्लड फ्लेम से हमला किया, लेकिन लियोनिका हमेशा बैटल मोड में अलर्ट रहती थी तो वो तुरंत बच गई। फिर ग्रीमवेल्ड उसे ड्रैगन्स के बारे में बताने लगा। उसने बताया कि वो ब्लड लाइन का 10 सीट है, यानी सबसे लोएस्ट सुपीरियर ड्रैगन। उसने ये भी बताया कि किंगडम क्यों तबाह होगा, और ये सुनकर लियोनिका हैरान रह गई। उनकी जिंदगी एक छोटी लड़की के मूड स्विंग्स पर डिपेंड कर रही थी। ड्रैगन्स के लिए यह अटैक सिर्फ एक मजाक था, क्योंकि उनके नजर में ड्रैगन हंटर्स कोई खतरा नहीं थे। इंसान उनके लिए इतने तुच्छ थे। ग्रीमवेल्ड
आराम से हंसने लगा और फिर लियोनिका पर हमला किया। पर अफसोस की बात ये थी कि उसने उसे मार दिया। रेगना को नदी से बचा लिया गया था और तब तक वो होश में आ चुका था। उसने ये सब अपनी आंखों से देखा और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसका हीरो उसके सामने मर गया था, इसलिए उसे लगा कि श्राप अब भी उसके साथ है। ग्रिमवेल ने शहर के हर एक इंसान को मार दिया, लेकिन रेगना बचा रहा। वो पूरी तरह से टूट गया था और उसके दिल में ड्रैगन्स के लिए इतनी नफरत भर गई थी कि उसने ठान लिया कि वो दुनिया के हर एक ड्रैगन को मार देगा। उसे बदला लेना था, इसलिए उसने बिना रुके सालों तक ट्रेनिंग की। वो कई बार मौत के करीब गया, लेकिन कभी रुका नहीं। उसने नए साथी बनाए, लेकिन सब एक एक करके मर गए, सिर्फ वो ही जिंदा बचा। वो हर किसी को खोता गया, लेकिन कभी रुका नहीं। उसने अपनी जिंदगी भर का दर्द सिर्फ इसीलिए नहीं सहा था कि वो अल्टिमिशिया के द्वारा ड्रैगन बनाया जाए, इसीलिए उसने वो रिचुअल रोक दिया अपने ही दिल में सिल्वरिन तलवार घुसाकर। इससे उसकी मौत हो गई। अल्टिमिशिया निराश हो गई और अपने ब्लड लाइन के साथ चली गई और ज्यादा काम करने। उसके तुरंत बाद क्रिम्सन आया, पहला ड्रैगन मोनार्क, और उसने रेगना को जिंदा कर दिया। क्रिम्सन उसके होश में आने से पहले ही चली गई। रेगना वापस ट्रेनिंग पे लग गया और इस बार और ज्यादा मेहनत से। फिर भी उसे ज्यादातर बैटल्स में हार ही मिली थी। वो अभी तक उतना ताकतवर नहीं बना था, लेकिन धीरे धीरे उसने जीतना शुरू किया और वो ऐसे जीत रहा था जैसे कभी उसने हार देखा ही नहीं था। उसने ये काम सालों तक किया। तब तक उसकी सिल्वरिन तलवार उसके शरीर के साथ पूरी तरह जुड़ गई। अब उसके अपने ही शरीर से सिल्वरिन निकलने लगा। उसने ह्यूमन लिमिट्स को पार कर दिया था और सबसे ताकतवर ड्रैगन हंटर बन गया था और अब वो ड्रैगन मोनार्क के बराबर था। अब वो इतना ताकतवर बन गया था कि वो सब कुछ और सबको बचा सकता था। लेकिन वही बात है कि बचाने के लिए भी कुछ बचा ही नहीं था। वो हर दिन खुद को बेकार महसूस करता था। लेकिन कुछ दिन बाद क्रिम्सन उससे मिलने आए। रेगना हमेशा की तरह तुरंत क्रिम्सन को मारने की कोशिश की, लेकिन क्रिम्सन के पास कई शरीर थे और वो इमॉर्टल लग रही थी। फिर क्रिम्सन ने एक बड़ी बात बोली। उसने चाहा कि रेगना उसके साथ मिले और उसकी इच्छा पूरी करने में मदद करे, और वो इच्छा भी वही थी जो रेगना की थी, हर एक ड्रैगन को मार देना। रेगना हैरान रह गया, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्रिम्सन ने फिर बताया कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो आखिरी जिंदा बचे ड्रैगन को रेगना को ही मारना होगा, और वो होगा क्रिम्सन खुद। रेगना ने बिना किसी झिझक के ये मौका ले लिया और एक ड्रैगन हंट रिवॉल्यूशन की शुरुआत कर दी। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज्यादा वक्त ले रहा था। वो चाहते थे कि ये सब कुछ और तेजी से हो, इसीलिए उन्होंने एक आइडिया निकाला, रेगना को पास्ट में भेजना और वो अपने छोटे वर्जन को अपनी नई वाली पावर्स देना। रेगना उस रात में वापस जाता है जब अटैक हुआ था, बिल्कुल उस वक्त जब लियोनिका मरने वाली थी। ग्रिमवेल अभी भी लियोनिका को समझा रहा होता है कि ड्रैगन्स के नजर में ह्यूमंस की कोई औकात नहीं है। छोटा रेगना अभी भी नदी में पड़ा होता है। तभी बड़ा रेगना आता है और उसे अपने तबाह कर देने वाली सभी यादें दिखाता है, इंक्लूडिंग वो पल जब लियोनिका मर जाती है। फिर वो अपनी तलवार से उसे छेड़ देता है अपने सारी पावर उसमें ट्रांसफर करने के लिए, ताकि लियोनिका और सबको बचा सके। जैसे वो पावर उसमें एंटर करता है, छोटा रेगना बहुत ज्यादा दर्द महसूस करता है, इतना ज्यादा दर्द कि वो जोर से चीखने लगता है। ये देखकर ड्रैगन हंटर्स उसे तुरंत बचाते हैं। उसी वक्त जब ग्रिमवेल लियोनिका पर हमला करने वाला होता है और उसे मार देना चाहता है, रेगना होश में आ जाता है। वो तुरंत सभी इन्फीरियर ड्रैगन्स को बिना किसी मेहनत के फ्रीज कर देता है। उसका पूरा हुलिया बदल चुका था। अब वो एकदम कूल और सीरियस लग रहा था, सिल्वरिन ऑरा की वजह से जो उसके शरीर से निकल रही थी। ये देखकर ग्रिमवेल इतना डर जाता है कि उसका हमला बीच में ही रुक जाता है। वो इस भयानक ऑरा का कंपैरिजन ड्रैगन मोनार्क से करता है, और जब वो देखता है कि ये रेगना से आ रही है तो वो टफ बनने की एक्टिंग करता है और अपने ड्रैगन फॉर्म में बदल जाता है। लेकिन रेगना उसे भी तुरंत फ्रीज कर देता है और टुकड़ों में तोड़ देता है। लियोनिका वही खड़ी ये सब क्रेजी पावर देख रही होती है। वो अभी भी जिंदा होते हैं, जो रेगना के लिए खुशी की बात होती है। वो भाग के उसे गले लगाता है और उसके हाथों में बेहोश हो जाता है। अगले सुबह शहर पर एक और अटैक होता है, इस बार एक फॉरेस्ट ड्रैगन तेमरुक टफ के द्वारा। रेगना अभी भी सो रहा होता है, लेकिन लियोनिका तुरंत निकल जाते हैं लोगों को बचाने के लिए। जंगल के पेड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हो गए हो। वो लगातार लियोनिका पर हमला कर रहे थे। वो इतने आगे बढ़ गए कि रेगना के रूम तक पहुंच गए और उस पे भी हमला करने की कोशिश की। जब लियोनिका ने ये देखा तो वो तुरंत वापस मुड़ गई उसकी मदद करने के लिए, लेकिन कुछ और पेड़ उसके रास्ते में आ गए। लेकिन जैसे वो उस पर अटैक करने वाले थे, रेगना जाग जाता है। उसने तुरंत उन पेड़ों को फ्रीज कर दिया और तेमरुक टफ को लोकेट किया जो जंगल में कुछ मेज को खा रहा था। रेगना बिना सोचे समझे तुरंत उस पर अटैक करने निकल पड़ा, जो लियोनिका को चिंता में डाल गया। वो उसके पीछे गई, लेकिन अब रेगना इतना तेज हो चुका था कि वो उसका रफ्तार नहीं पकड़ पाए। जब रेगना तेमरुक टफ के पास पहुंचता है तो उसने उसे एक जबरदस्त ड्रॉप किक मारे, इससे पहले कि वो एक यंग मेट को निकल जाता, और उसे जंगल के उस पार उड़ा दिया। लेकिन जैसे ही रेगना उस मेट की तरफ मुड़ता है, उसे एहसास होता है कि वो मेट असल में क्रिम्सन है, पहले का ड्रैगन मोनार्क जो अब एक दूसरे भेष में था। रेगना को लगता है कि क्रिम्सन उसे ढूंढने आया है, लेकिन क्रिम्सन खुद कंफ्यूज होता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और ये पागल लड़का कौन है। लेकिन रेगना के पास अपने पुराने रूप की यादें होती है, इसलिए उसे पता चल जाता है कि क्रिम्सन हमेशा ऐसा ही था। लियोनिका भी कुछ देर बाद उस तक पहुंच
जाते हैं, पर तब तक तेमरुकतफ उन पर हमला कर देता है। लियोनिका तुरंत बैटल पोजीशन ले लेते हैं उसे लड़ने के लिए, लेकिन रेगना उसे भी तुरंत निपटा देता है। वो उसे एक सिल्वरिन बॉम्ब खिला देता है जो उसे एक्सप्लोड कर देता है और पूरा जंगल तबाह हो जाता है। लियोनिका रेगना की ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। वो मजाक में कहते हैं कि अब उसके लिए रेगना तक पहुंचना मुश्किल हो गया है, लेकिन रेगना सीधा कह देता है मुझे छोड़ दो और देश छोड़कर चली जाओ। लियोनिका शॉक रह जाती है, उसे समझ ही नहीं आता कि रेगना ऐसा क्यों कह रहा है। वो समझने से भी इनकार करती है और चिल्लाती है उस पर कि वो लीडर है और कमांड देने का हक भी सिर्फ उसे ही है। रेगना हैरान रह जाता है। लियोनिका हमेशा शांत, ताकतवर और सही होती थी, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। वो ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि यही सबसे बेहतर फैसला है। तभी रियलिटी और गिल्ट रेगना पर छाने लगते हैं। हाँ, लियोनिका स्ट्रॉन्ग और काम है, लेकिन वो एक बच्ची भी है। वो सिर्फ 12 साल की है, एक छोटी सी लड़की जिसे मजबूरन स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा अपने कमजोर और बेकार दोस्त को बचाने के लिए। लेकिन अब वक्त बदलने का है। रेगना जानता है कि अगर लियोनिका उसके साथ रही तो वो मर जाएगी, इसीलिए उसे एक डिसीजन लेना होगा और वो डिसाइड करता है कि वो उसे बचाएगा, वही वर्ड्स यूज करके जो कभी उसने रेगना के लिए कहे थे। जो कमजोर है वो मरता है। और ये सुनकर लियोनिका रो पड़ती है। वो रेगना से अलग नहीं होना चाहते। वो गुस्से में चिल्लाने लगते हैं, सोचते हैं कि वो अपनी ताकत प्रूफ कर देंगे उस पर अटैक करके। लेकिन सबसे ताकतवर ड्रैगन हंटर की तलवार रेगना सिर्फ एक उंगली से रोक देता है। रेगना लियोनिका को बाकी ड्रैगन हंटर्स के साथ देश छोड़ने पर मजबूर करता है और उसे जाते हुए देखता है, खुद रोते हुए। जब लियोनिका देश छोड़कर चले जाते हैं, रेगना क्रिम्सन की तरफ मुड़ता है। क्रिम्सन घर जाना चाहते हैं, लेकिन रेगना बार बार कहता है कि वो पहले का ड्रैगन मोनार्क है। लेकिन ये बात उसे समझ नहीं आती क्योंकि क्रिम्सन अभी भी जिंदा है, चाहे धूप से उसका कांटेक्ट हो गया हो। रेगना उसे समझाने की कोशिश करता है। क्रिम्सन अभी तक इसीलिए नहीं मरे क्योंकि वो अब विंग्ड मोनार्क नहीं रही। क्रिम्सन इस बात को इग्नोर करता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक रेगना गिर जाता है। उसे तेज बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से क्रिम्सन भी रुक जाते क्योंकि रेगना ने पहले उसकी जान बचाई थी। बाद में रेगना होश में आता है और क्रिम्सन उससे पूछता है ड्रैगन्स के किंगडम डिस्ट्रॉय करने के प्लान के बारे में। रेगना समझाता है कि इसी वजह से उन्हें अभी एक्शन लेना पड़ेगा। उन्हें विंग्ड मोनार्क यानी अल्टीमेशिया को मारना होगा, जो सभी ड्रैगन्स को लीड करते हैं। क्रिम्सन को यकीन नहीं होता, उसे लगता है कि ये मजाक है, लेकिन रेगना बिल्कुल सीरियस है। वो कहता है कि उनका फ्यूचर वर्जन ये कर चुका है, इसीलिए ये अब भी पॉसिबल है। लेकिन इस बार वो और भी जल्दी करेंगे क्योंकि इस बार उन्हें क्रिम्सन मिल गया है। क्रिम्सन मुड़ के सोचता है रेगना उसके बारे में इतना सब कैसे जानता है। वो उस फ्यूचर के बारे में सोचता है जिसका रेगना बार बार जिक्र करता है, लेकिन उसके लिए तो वो फ्यूचर आया ही नहीं। वो असल में इन सबको इंटरेस्टिंग मानते हैं। जब रेगना बेहोश था, क्रिम्सन ने उसका शरीर एनालाइज किया। उसने देखा कि रेगना का बॉडी एक सिल्वर तलवार के साथ फ्यूज हो चुका है। रेगना सिल्वरिन जनरेट कर सकता है और उसका पोटेंशियल बहुत भयंकर है। क्रिम्सन एक चालाक इंसान है, तो वो सीक्रेटली एक्साइटेड होता है कि इस नए तरीके से ड्रैगन्स को कैसे हराया जा सकता है। फिर वो रेगना की तरफ देखता है, अभी भी एक मासूम सी छोटी लड़की होने का नाटक करते हुए। तभी वो दोनों कुछ इन्फीरियर ड्रैगन्स को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। वो ड्रैगन्स सीधा लियोनिका की ग्रुप की तरफ जा रहे होते हैं और रेगना ये होने नहीं दे सकता। रेगना तुरंत क्रिम्सन को उठाता है और उसी डायरेक्शन में दौड़ पड़ता है जहाँ ड्रैगन जा रहे होते हैं। दौड़ते दौड़ते वो क्रिम्सन से पूछता है क्या ऑर्डर्स है। क्रिम्सन कहता है इन ड्रैगन्स का नामो निशान मिटा दो। रेगना बिना किसी हिचकिचाहट के एक ड्रैगन को इतनी जोर से किक मार देता है कि वो जमीन पर गिर जाता है और बाकी सब ड्रैगन्स रुक जाते हैं। फिर वो अपना सिल्वरिन रिलीज करता है। उसके आसपास कई तलवारें हवा में बन जाते हैं और उन्हें एक ड्रैगन को छेड़ देने के लिए भेज देता है। उनके अटैक करने से पहले ही वो ड्रैगन तुरंत फ्रीज हो जाता है। एक स्वॉर्ड उड़ते हुए क्रिम्सन के पास जाते हैं जो उसे पकड़ लेता है। क्रिम्सन उस स्वॉर्ड को ध्यान से देखता है और कहता है ये तो कुछ खास नहीं है, एक तरह का कचरा ही लग रहा है। लेकिन फिर भी सिर्फ रेगना की पावर्स की वजह से ये स्वॉर्ड सिर्फ छूने से एक ड्रैगन को फ्रीज कर सकती है। ये स्वॉर्ड सुपीरियर ड्रैगन्स को भी हरा सकती है अगर ये मिड लेवल ड्रैगन हंटर्स के पास हो। क्रिम्सन तुरंत समझ जाता है कि रेगना की पावर्स उसकी सोच से भी बहुत ज्यादा गहरी है। वो सोचने लगता है अगर मेरे पास इन तलवारों का एक आर्मी हो तो मैं पूरी ड्रैगन जाति पर राज कर सकता हूँ। उसके बाद वो कुछ स्लाइम वॉमिट करते हैं और उसे ऑर्डर्स देता है। स्लाइम खुशी से ड्रैगन्स पर अटैक करता है, उन्हें पूरी तरह से लपेट कर उनके हड्डियों तक डिसॉल्व कर देता है। क्रिम्सन अब डिसाइड करता है कि वो अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करेगा और रेगना के साथ मिलकर काम करेगा, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये है कि रेगना को एक स्पेशल पॉइजन पीना होगा जो उसे तुरंत मार देगा अगर उसने कभी धोखा दिया। क्रिम्सन असल में थोड़ा रेगना की पावर से डरा हुआ है, इसीलिए उसे गारंटी चाहिए। रेगना बिना कुछ सोचे, बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत वो पॉइजन पी जाता है, जिसे क्रिम्सन भी हैरान रह जाता है। फिर क्रिम्सन बैठ जाता है और रेगना से बात करता है। मेरा प्लान ये है कि हम पूरी ड्रैगन जाति का सफाई करेंगे, फिर मैं ड्रैगन गॉड को भी हराऊंगा और एंड में तुम मुझे भी खत्म कर देना। अगले दिन वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाके उन्हें एक ग्रुप मिलता है जो कुछ इन्फीरियर ड्रैगन से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। रेगना तुरंत उन ड्रैगन्स को खत्म कर देता है, जिसे वो पूरा ग्रुप हैरान रह जाता है। काम खत्म होने के बाद क्रिम्सन
क्रिम्सन रेगना के पास आता है और कहता है चलो अब तुम्हारा सिल्वर इन बैटल आर्ट्स एक्शन में देखते हैं। वो ग्रुप को देखना चाहता है जिसका लीडर माइकल कुछ बच्चों को संभाल रहा होता है, जिसे क्रिम्सन को सब समझ आ जाता है। वो आगे बढ़ता है और सबको तसल्ली देता है, अब तुम लोग सेफ हो क्योंकि रेगना द रीपर ने आसपास के सारे ड्रैगन्स का काम तमाम कर दिया है। फिर वो रेगना को इंट्रोड्यूस करता है। यह है रेगना, एक मास्टर ड्रैगन हंटर जिसने कई सुपीरियर ड्रैगन्स को हरा दिया है। ये बात ऑब्वियसली झूठ है, लेकिन सबको ये जानना जरूरी नहीं है और किस्मत से सब उसकी बात मान लेते हैं। वो रेगना को रीपर कहकर बुलाने लगते हैं। माइकल अपना इंट्रोडक्शन देता है और दोनों के सामने घुटनों पे बैठ जाता है, उनसे मदद मांगता है। वो चाहता है कि ये दोनों एक सुपीरियर ड्रैगन को हरा दे जो उनके शहर तोरियर पर हमला कर चुका है। उन्हें शहर से भागना पड़ा था जब अचानक एक बड़े से टॉर्नेडो ने अटैक किया। उस टॉर्नेडो को बनाया था एक विंड मैजिक वाले सुपीरियर ड्रैगन ने, जिसका नाम था डिजास्ट्रॉयस, जो विंग ब्लड लाइन की 3rd सीट है। क्रिम्सन इस ड्रैगन को जानता है और एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो हवा का यूज करके खुद को छुपा लेता है। रेगना तुरंत मोटिवेट हो जाता है और कहता है कि वो अभी जाकर डिजास्ट्रॉयस का सामना करेगा, लेकिन उसी वक्त क्रिम्सन उसे रोक देता है और हल्का सा जमीन पर धकेल देता है। वो जानता है कि रेगना हिल नहीं सकता क्योंकि क्रिम्सन ने उसे टेम्परेरीली पैरालाइज कर दिया होता है, अपने प्लान्स में उसके इंटरफेयर करने से रोकने के लिए। क्रिम्सन फिर उस ग्रुप को कहता है कि रेगना अभी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि वो इंजर्ड है। तो ग्रुप वाले क्रिम्सन से हेल्प मांगते हैं। उनका कहना है कि वो अपनी हर एक चीज दे देंगे, अपने सोर्स तक भी, बस उनकी मदद करो। लेकिन क्रिम्सन मना कर देता है, इवन जब वो सब कुछ देने के लिए रेडी होते हैं। वो जानता है कि ये लोग डेस्परेट है, गिल्टी फील कर रहे हैं क्योंकि वो तोरियर से भाग आए हैं और वहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। अब उन्हें अफसोस होता है और क्रिम्सन उनकी गिल्ट और बढ़ा रहा है। वो डिटेल में बताता है कि जब ये लोग भाग रहे थे तो क्या क्या हुआ। माइकल और बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो घुटनों पे गिर जाता है और रो कर कहता है हाँ ये सब सच है, लेकिन मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वो पावर अगर मेरे पास होती जो रेगना और क्रिम्सन के पास है तो मैं सबको प्रोटेक्ट कर सकता। और यही बात क्रिम्सन सुनना चाहता था। वो माइकल को एक तलवार देता है, एक ऐसी पावर के रूप में जो उसे ड्रैगन्स का काम तमाम करने में मदद करेगी। माइकल बिना झिझक के तलवार ले लेता है और उसके पीछे बाकी ड्रैगन हंटर्स भी खड़े होके उसका सपोर्ट करते हैं। अब क्रिम्सन के पास एक ऐसा ग्रुप है जिसे वो लड़ाई के मैदान में कंट्रोल कर सकता है। मिशन कंप्लीट। वो सबको वापस टोरियर ले जाता है और एक मैजिक दरवाजे के थ्रू एक रूम में ले जाता है जहाँ बहुत सारे गन्स होते हैं। ये सबसे कूल चीज है जो उन लोगों ने कभी देखी होती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज होती है बुलेट्स, जो सिल्वरिन से इन्फ्यूज होती है, वो भी रेगना द रीपर के द्वारा दी गई सिल्वरिन से। स्लाइम भी काफी यूजफुल साबित होता है। वो डिजास्ट्रॉयस के मूवमेंट्स ट्रैक करता है और क्रिम्सन को रिपोर्ट करता है। क्रिम्सन एक टाउन की करंट स्टेट का सिमुलेशन बनाता है जो दिखाता है कि टॉर्नेडो अभी भी एक्टिव है और कुछ सर्वाइवर्स अभी भी जिंदा है। क्रिम्सन महसूस करता है कि डिजास्ट्रॉयस सिर्फ टाइम पास कर रहा है क्योंकि उसे इस शहर को तबाह करने का ऑर्डर मिला है। फिर वो एक प्लान बनाता है। सुबह को वो ड्रैगन हंटर्स को एक मोटिवेशनल स्पीच देता है। सब मोटिवेट हो जाते हैं और रेडी हो जाते हैं उनके बैटल के लिए। वो निकल पड़ते हैं और थोड़ी देर बाद डिसेस को ढूंढ निकालते हैं। क्रिम्सन एक लाउड स्पीकर का यूज करके उसे चिढ़ाता है और विंग्ड मोनार्क अल्टिमेशिया को इंसल्ट करता है। डिसेस गुस्सा हो जाता है और भड़क उठता है क्योंकि क्रिम्सन ने अल्टिमेशिया का अपमान किया। वो इतना गुस्सा हो जाता है कि उनका पीछा करना शुरू कर देता है और यही तो क्रिम्सन चाहता था। वो गाड़ी ईस्ट की तरफ चलाता है। जैसे जैसे सूरज होराइजन पे आने लगता है वो गाड़ी की स्पीड और तेज कर देता है, लेकिन डीजस अब भी उनके पीछे है। वो उस पर रैपिड फायर करता है जिससे डीजस का टॉर्नेडो कमजोर पड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक ब्रिज के नीचे से गुजरते हैं। उसी मोमेंट में टॉर्नेडो रुक जाता है और खुल जाता है। डीजस हवा में उछलता है जैसे सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है। वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। लेकिन सच ये होता है कि रेगना ने उस ब्रिज को सिल्वर इन से इन्फ्यूज कर दिया था जिससे टॉर्नेडो खत्म हो जाता है। इससे पहले कि डीजस कुछ समझ पाए, एक जायंट स्लाइम हाथ के फॉर्म में उसे पकड़ता है और उसे एक जायंट सिल्वर एरो पर चिपका देता है। डीजस कभी अपने लाइफ में इतना कंफ्यूज नहीं हुआ था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि अब डीजस ठंड से जम रहा है। वो एरो जिस पर वो चिपका हुआ है उसे 5 नाइट्स खड़े होकर पकड़े हुए हैं। वो अपने विंड मैजिक समन करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। यहाँ तक कि वो एरो को पिघला भी नहीं सकता क्योंकि उसकी मैजिक अब कमजोर हो चुकी है। नाइट्स एरो को पकड़े रखते हैं जब तक पूरा सूरज निकलकर उसे जलाने में मदद करता है। वो सिल्वरिन की ठंड और सूरज की गर्मी से दर्द में चिल्लाने लगता है। अचानक वो जमीन जहाँ एरो था किसी ताकत के कारण उखड़ जाती है और नीचे गिर जाती है। डीजस और नाइट उसके साथ ही नीचे जा गिरते हैं। एरो टूट जाता है और उसका हेड सीधा डीजस के सीने में घुस जाता है। अब वो आजाद हो जाता है और गुस्से से भर जाता है। वो एरो का हेड अपने सीने से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उस वक्त उसकी पीठ उसके दुश्मन की तरफ होती है और ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि क्रिम्सन उसे व्हीकल से कुचल देता है और उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर उसे जला दिया जाता है। वो जलकर राख हो जाता है और उसका सर काट दिया जाता है। क्रिम्सन इस हार का पूरा क्रेडिट डीसेस के अहंकार को देता है। इतना गुस्सा होने के बावजूद भी उसने फुल पावर में अटैक नहीं किया क्योंकि उसे लगा था कि उसे कभी हराया नहीं जा सकता।
सकता, लेकिन उसकी यही लापरवाही सिल्वरिन और सनलाइट जितनी ही खतरनाक साबित हुई। बैटल के बाद क्रिम्सन ड्रैगन हंटर्स और सर्वाइवर्स को खाना, व्हीकल और वेपन्स देता है ताकि वो शहर छोड़ सके। जब सब निकलने वाले होते हैं, क्रिम्सन एक स्पेल कास्ट करता है जिससे सब लोग उसके बारे में भूल जाए। फिर वो मुड़कर चला जाता है। माइकल रेगना का धन्यवाद करता है उसके मदद करने के लिए और रेगना उसे और बाकी सबको ड्रैगन्स को हराने के लिए शाबाशी देता है। सब खुश हो जाते हैं। वो हाथ मिलाते हैं और ड्रैगन हंटर ग्रुप शहर से चला जाता है। बाद में क्रिम्सन अपने विच हैट से एक रेडियो निकालता है और एक अनाउंसमेंट सुनता है जो ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। उसमें बोला जाता है कि बॉर्डर पर ड्रैगन अटैक हो गया है और सभी लोगों को कैपिटल में रखा जाए क्योंकि वही सेफ है। किसी को भी बॉर्डर के पास जाने की इजाजत नहीं। रेगना सोचता है कि ये एक ट्रैप है। वो लोग किंगडम से लोगों को भागने से रोकने के लिए उन्हें कैपिटल में जमा कर रहे हैं। तो वो कैपिटल की तरफ बढ़ते हैं और किसी तरह पुराने डिस्ट्रिक्ट में घुस जाते हैं जो पैलेस के काफी करीब होता है। क्रिम्सन खुद को एक औरत वेरोनिका के रूप में डिस्गाइज करता है और स्लाइम को छोड़ जाता है उस बीमार रेगना के पास जो भीड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो वादा करता है कि वो 2 घंटे में लौट आएगा और रेगना से कहता है कि वो किसी भी मुसीबत में ना पड़े। फिर क्रिम्सन भीड़ में घुल मिलकर आगे बढ़ने लगता है और शहर के लोगों के बारे में सोचता है। सोल्जर्स के आने के बाद भी सड़कों पर लोगों की संख्या काफी कम है। इसका एक ही मतलब हो सकता है, वो लोग चुपके से वहाँ के नागरिकों को कम कर रहे हैं बिना किसी को पता चले। वो अपने एक सेवक गोलेम से मिलता है और लेटेस्ट जानकारी लेता है। तभी उसका दूसरा सेवक किमेरा भी वहाँ पहुँच जाता है। क्रिम्सन दोनों को अपने प्लान के बारे में बताता है। उसे रेगना को अल्टीमिशिया के सामने लाना है और इसके लिए दोनों सेवकों का मिलकर काम करना जरूरी है। इसी बीच बाहर रेगना और स्लाइम एक भीड़ देखते हैं जो एक ट्रैप जैसा लग रहा होता है। मिलिट्री ऑफिसर्स पर्दा हटाते हैं और वहाँ से फ्रोजन ड्रैगन्स दिखते हैं। फिर वो ड्रैगन जल जाते हैं जिससे कैपिटल की सेफ्टी और उनके एफर्ट्स को दिखाया जाता है जैसे उन्होंने खतरा मिटा दिया हो। ये सब देखकर फिर में जोश आ जाता है, लेकिन रेगना जानता है कि ये सिर्फ एक धोखा है और उसे ये भी पता है कि ये सब कौन करवा रहा है। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका सामना अल्टीमिशिया से हो जाता है जो एक आम नागरिक के रूप में भेष बदले हुए होती है। अल्टीमिशिया भी उसे देख लेती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। रेगना तुरंत अलर्ट हो जाता है और उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने होने का एहसास होता है। उसका मन करता है कि उसी वक्त उसे काट डाले, लेकिन क्रिम्सन ने उसे मना किया था। चाहे वो 1v1 उसे जीत सके, लेकिन क्रिम्सन चाहता है कि सब मिलकर इस प्लान को एग्जीक्यूट करे। रेगना को पता चलता है कि अल्टीमिशिया के सुपीरियर ड्रैगन्स नेबुलिम और बॉर्जियस भी आसपास देख रहे होंगे, इसीलिए वो पीछे हट जाता है। जैसे वो मुड़ता है, नेबुलिम आकर अल्टीमिशिया से पूछता है सब ठीक है या नहीं। उसे रेगना पर शक होता है क्योंकि वो एक ड्रैगन हंटर जैसा लगता है। अल्टीमिशिया उसे बताती है कि रेगना सिर्फ भीड़ से बीमार हो गया है और नेबुलिम भी उसकी हालत समझ जाता है क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वो तुरंत उल्टी करता है और उसी वक्त का फायदा उठाकर रेगना चुपके से वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ क्रिम्सन और उसके सेवक एक फुटेज का एनालिसिस कर रहे होते हैं जिसमें अल्टीमिशिया पैलेस में किंग के साथ होती है। फुटेज में वक्त जैसे रुक गया हो, इसी वजह से अल्टीमिशिया दिखाई नहीं देती जब तक किंग पर अटैक नहीं होता और वो उसे हील करते हैं। क्रिम्सन समझाता है कि अल्टीमिशिया उस मोमेंट पर अचानक इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो एक साथ टाइम को स्टॉप और रिवाइंड नहीं कर सकती। उसे या तो टाइम रोकना पड़ता है या फिर उसे रिवाइंड करना पड़ता है और यही उसकी एक कमजोरी है। अगर वो लोग उस पर अचानक हमला कर दे और उसे मार दे तो वो अपने आप पर टाइम रिवाइंड करेगी ताकि हील हो सके, लेकिन रिवाइंड करते वक्त वो टाइम स्टॉप नहीं कर पाएगी तो वो लोग उसे फिर से मार सकते हैं। ये साइकिल बार बार रिपीट होगी जब तक उसका सारा मैजिक खत्म ना हो जाए और जब वो थक जाएगी तो उसकी मौत हो जाएगी। पर प्रॉब्लम यह है कि नेबुलिन और बॉर्जियस भी बीच में इंटरफेयर करेंगे और उसी समय किमेरा और गोलम का काम शुरू होता है। उन्हें एंश्योर करना होगा कि रेगना अपना काम पूरा करे बिना किसी इंटरफेयर के। इसी बीच रेगना एक अंधेरी गली में चल रहा होता है। सोचता है कि उसने अल्टीमिशिया से ना लड़के सही फैसला किया। उसे क्रिम्सन का भ्रम होता है जो कहता है कि उसने सही किया, लेकिन फिर भी रेगना को लगता है कि उसे अल्टीमिशिया का अंत तुरंत कर देना चाहिए था। वो स्लाइम से कहता है कि क्रिम्सन को कांटेक्ट करे और इन्फॉर्म करे कि उसने अपना टारगेट ढूंढ लिया है और फिर तुरंत वहाँ से निकल जाता है। स्लाइम क्रिम्सन को कॉल करता है और रिपोर्ट देता है कि रेगना ने उनका विश्वास तोड़ दिया। रेगना वापस उस जगह जाता है जहाँ अल्टीमिशिया होते हैं। वो एक बच्चे को उसके माँ बाप से मिलवा रही होती है और कैजुअली नेबुलिन से पूछती है कि क्या वो फैमिली भी गायब होने वाली लिस्ट में है। रेगना ये सब सुन लेता है और नेबुलिन एक्सप्लेन करता है कि उसका तरीका ऐसा है जिससे लोग बिना दर्द के, बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। अल्टीमिशिया ये सुनकर खुश होती है और इसे ट्रू सेल्वेशन बोलती है। ये सब सुनकर रेगना को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत वहाँ जाके नेबुलिन को अपनी तलवार से पैरालाइज कर देता है। अल्टीमिशिया को तुरंत कुछ समझ नहीं आता। उसे तभी पता चलता है जब नेबुलिन टुकड़ों में टूटकर गिर जाता है। तब जाके उसे समझ आता है कि रेगना उनका दुश्मन है। वो अपना डिस्गाइज हटाती है और टाइम स्टॉप करने की कोशिश करती है, लेकिन रेगना उस पर बिजली की तरह टूट पड़ता है और उसे छोटी छोटी पीसेस में काट के तुरंत ही उसे मार
मार डालता है। अल्टिमेशिया अपने ऊपर टाइम रिवाइंड करती है, लेकिन रेग्ना बिना टाइम वेस्ट किए उसे फिर से तोड़ देता है। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है जब तक क्रिम्सन और बाकी लोग बाहर से ये सब हंगामा सुनते हैं। जब अल्टिमेशिया फिर से टाइम रिवाइंड करती है तो वो काउंटर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन रेग्ना उसे हवा में पंच करके उड़ा देता है। वो ब्लड फ्लेम मैजिक का यूज करके रेग्ना पर अटैक करती है, लेकिन रेग्ना अपने सिल्वरिन स्वॉर्ड से उस अटैक को काट देता है और वो तलवारें अल्टिमेशिया को छेड़ डालती है। क्रिम्सन इरिटेट होता है कि रेग्ना ने बिना उसके परमिशन के फाइट स्टार्ट कर दी, लेकिन उसे ये देखने में इंटरेस्ट भी आता है कि रेग्ना अल्टिमेशिया को कितनी दूर तक ले जा सकता है। रेग्ना बार बार उस पर अटैक करता है, इतना ज्यादा कि अल्टिमेशिया गिनती भूल जाते हैं कि वो कितनी बार मर चुकी है। अब उसे डर लगने लगता है कि उसका वक्त खत्म हो रहा है। बॉर्जियस उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले गोलेम उस पर अटैक कर देता है। रेग्ना लगातार अटैक करते रहता है, लेकिन अचानक वो मैजिक बैरियर में बंद हो जाता है जो नेबुलिन ने बनाई होती है। नेबुलिन किसी तरह से होश में आता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। अल्टिमेशिया फिर से टाइम रिवाइंड करती है और ब्लड ड्रैगन की बैरियर का यूज करके रेग्ना पर अटैक करती है, लेकिन रेग्ना अपने सिल्वरिन की फुल पावर का यूज करके नेबुलिन की बैरियर तोड़ देता है। नेबुलिन बैरियर को मजबूत बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्लाइम उसके पास आके उसे निगल जाता है, जिससे रेग्ना फ्री हो जाता है। अल्टिमेशिया अब अपने आप को पूरी तरह से हील कर चुकी होती है और थोड़ी शांत भी होती है, लेकिन रेग्ना ब्लड बैरियर से भी निकल आता है। वो तुरंत उस पर दोबारा अटैक करता है इससे पहले कि वो टाइम स्टॉप कर सके, लेकिन अल्टिमेशिया तुरंत टाइम रिवाइंड कर लेती है। इस मोमेंट पे वो फर्स्ट सी ड्रैगन वोल्ते कामुई को याद करती है। इसी बीच रेग्ना लगातार अटैक करता रहता है जब तक दोनों कैपिटल के बाहर पहुंच जाते हैं। रेग्ना बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता, अपने सारे गुस्से को बाहर निकाल देता है। वो अल्टिमेशिया को बार बार पंच करता है जब तक जमीन टूटकर धमाका नहीं हो जाता। अल्टिमेशिया डिसाइड करती है कि उसे अब उस पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, एक ऐसी चाल जो वोल्ते कामुई ने उसे सिर्फ खराब सिचुएशन में यूज करने को बोली थी। वो पूरे दुनिया का टाइम रिवाइंड कर देती है। ये सबको वापस उस मोमेंट पे ले जाता है जहाँ रेग्ना और स्लाइम ने कैपिटल के पास भीड़ देखी थी, जहाँ फ्रोजन ड्रैगन्स थे। रेग्ना कंफ्यूज हो जाता है और उसे फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अल्टिमेशिया तभी उसके पीछे से आती है और टाइम स्टॉप कर देती है। वो बोलती है कि पूरी दुनिया का टाइम रिवाइंड करना कितना ज्यादा मैजिक खाता है, इसीलिए वो ये ज्यादा नहीं करते, लेकिन अब उसे ये करना पड़ा क्योंकि रेग्ना उसके लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। फिर वो सोचती है कि रेग्ना उसे इतनी नफरत क्यों करता है, इतनी बार उसे मार चुका है, ये डरावना है, इसलिए बेहतर है कि वो रेग्ना को खत्म ही कर दे। वो आसपास के लोगों को एक सेफ जगह शिफ्ट कर देते हैं, जिससे अब सिर्फ रेग्ना और स्लाइम ही बचे होते हैं। वो स्लाइम को हटाने वाले होते हैं कि उसकी नजर रेग्ना के हाथ की उंगली पर पड़ती है जो हिल रही होती है। ये देखकर वो चौंक जाते हैं कि टाइम स्टॉप होने के बाद किसी भी इंसान का हिलना इम्पॉसिबल होता है बिना उसके परमिशन के। तभी नेबुलिन वापस आता है और रेग्ना पर अपने बदले के लिए अटैक करता है। अल्टिमेशिया देखती है कि रेग्ना फिर से बिल्कुल नहीं हिल रहा और नेबुलिन उसे मार रहा है, इसलिए वो थोड़ा शांत और रिलीफ्ड महसूस करती है। वो नेबुलिन को रोक देती है क्योंकि उसके हाथों पर स्लाइम लग गया था जो उसकी स्किन को डिसॉल्व कर रहा होता है। ऊपर से रेग्ना को मारने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो लड़ाई के दौरान उसके सभी डिफेंसेस तोड़ चुका था। उसने ये समझ लिया है कि रेग्ना का शरीर एक सिल्वर स्वॉर्ड की तरह है जिसमें मैजिक काम नहीं करता। अब उन्हें उसे हराने के लिए कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। वो बॉर्जियस से कहते हैं कि वो राजा को बोले कि रेग्ना पर एक पावरफुल लाइट बीम मारने का आदेश दे, लेकिन तभी रेग्ना को वो वक्त याद आता है जब अल्टिमेशिया ने उसके फ्यूचर वाले वर्जन में अपना खून इंजेक्ट किया था। ये याद करते ही उसका गुस्सा इतना बढ़ता है कि वो अपने होश में आ जाता है। वो उसकी तरफ भागता है, लेकिन इस बार पहले से थोड़ा धीरे। अल्टिमेशिया घबरा जाते हैं और उसे अपने खून से आग लगा देते हैं। वो डर से कांपने लगते हैं क्योंकि उसका टाइम कंट्रोल मैजिक सही से काम नहीं कर रहा होता। जिन लोगों के शरीर में उसका खून होता है वो टाइम स्टॉप के दौरान हिल सकते हैं, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि कौन नहीं हिलेगा। रेग्ना के फ्यूचर वाले वर्जन में भी उसका खून था, इसीलिए अब वो भी मूव कर सकता है, पर अल्टिमेशिया को ये पता नहीं क्योंकि ये एक अलग टाइमलाइन है। रेग्ना लगातार उसकी तरफ भागता रहता है। नेबुलिन एक बैरियर बनाता है उसे बचने के लिए, लेकिन रेग्ना उसे तोड़कर उस तक पहुंच जाता है। वो इतना डर जाते हैं कि कुछ समझ नहीं पाते और रेग्ना उसे काट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो तुरंत टाइम रिवाइंड कर देती है, जिससे टाइम वापस नॉर्मल हो जाता है। रेग्ना फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इस बार नेबुलिन उसके सामने आकर अपने बॉडी से शील्ड बनाता है। वो रेग्ना का अटैक सहने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक रेग्ना रुक जाता है और उसके चेहरे से खून बहना शुरू हो जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो पहले से ही बहुत घायल था। उसका फिजिकल एनर्जी अब हद से ज्यादा हो गया है। वो जमीन पर गिर पड़ता है एंड और भी ज्यादा खून बहने लगता है। इसी वक्त राजा रेग्ना पर लाइट बीम छोड़ता है।
नेबुलिन अल्टिमिशिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है। धमाके के बाद नेबुलिन देखता है कि किमेरा और एक औरत जो असल में क्रिम्सन होता है रेगना के बॉडी के पास खड़े हैं, लेकिन नेबुलिन को ये नहीं पता कि ये दोनों कौन है। क्रिम्सन रेगना से निराश होता है क्योंकि उसने हार मान ली है। उसे ऑर्डर मानने चाहिए थे लेकिन उसने नहीं माने और अब वो इस हाल में है, जो कि बहुत इरिटेट करने वाली बात है। फिर भी क्रिम्सन बताता है कि अल्टिमिशिया कभी भी लड़ने वाली नहीं रही। नॉर्मली उसे हमेशा लड़ाई पसंद नहीं थी, लेकिन वो अपने टाइम कंट्रोल मैजिक को लेकर हमेशा कॉन्फिडेंट थी। लेकिन अब वो ट्रॉमा में है, कांप रही है क्योंकि रेगना ने उसके उस भरोसे को भी तोड़ दिया। क्रिम्सन सोचता है कि क्या वो अपना मैजिक एक और बार यूज करेगी रेगना को हमेशा के लिए हटाने के लिए। वो अब भी पैनिक में है, सोच रही है कि शायद उसके मैजिक में कुछ गलत हो गया है, लेकिन आखिरकार वो डिसाइड करते हैं कि वो दोबारा टाइम स्टॉप करेगी। क्रिम्सन इसी का इंतजार कर रहा था। वो गोलेम की मदद से एरिया में रखे गए बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है। बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं और ये अल्टिमिशिया का ध्यान भटकाने के लिए था ताकि वो मेंटली और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए, और ये बहुत अच्छे से काम करता है। अल्टिमिशिया और ज्यादा पैनिक करती है, समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। अगर उसे सबको बचाना है तो उसे पूरी दुनिया को रिवाइंड करना पड़ेगा। वो ट्राई करते हैं लेकिन नेबुलिन उसे रोक देता है, कहता है कि ऐसा करने से उसका पूरा मैजिक खत्म हो जाएगा। क्रिम्सन इस बात से इरिटेट होता है और वो किमेरा के पीठ पर रेगना को लेकर वापस ग्लोब चैम्बर चला जाता है, एक टेलीपोर्टेशन रूम जो धरती और चांद के अलग अलग पॉइंट से जुड़ा हुआ है। वो देश छोड़ना चाहता है और कुछ समय के लिए थोड़ा आराम करना चाहता है, लेकिन रेगना उठ जाता है, होश में आता है और मना कर देता है जाने से। वो कहता है कि जब तक वो अल्टिमिशिया को मार नहीं देगा तब तक वहाँ से नहीं जाएगा। क्रिम्सन उसे शांत करने की कोशिश करता है, उसकी तारीफ करता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया और अब उसे आराम की जरूरत है, लेकिन रेगना फिर भी नहीं मानता। वो किसी तरह उठकर सिल्वर बैटल मोड एक्टिवेट कर देता है। क्रिम्सन तुरंत किमेरा को ऑर्डर देता है कि उसे रोके। फिर वो रेगना के सिर पर पैर रख देता है, कंप्लेन करता है कि ये टेक्निक उसके टेलीपोर्टेशन रूम को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि दीवार पर एक क्रैक आ चुका है। नेबुलिन बाहर से ये देख लेता है और उनका लोकेशन ट्रैक कर लेता है। क्रिम्सन को यकीन नहीं होता। वो टेलीपोर्टेशन रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं। नेबुलिन अब पक्का तय करता है कि वो इस रूम को डिस्ट्रॉय करेगा और उन्हें खींच के बाहर निकालेगा। ये सुनकर क्रिम्सन और भी गुस्सा हो जाता है तो गोलेम को ऑर्डर देता है कि उन्हें मार दे। गोलेम तुरंत नेबुलिन पर फायर करता है। नेबुलिन फिर बॉर्जियस से मदद मांगता है और बॉर्जियस भी एक्शन में आ जाता है। इसी बीच रेगना अब भी किमेरा से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो उन्हें तोड़ देता है और अपने आप से कहता है कि अब वो बाहर के सभी ड्रैगन्स को खत्म करेगा। क्रिम्सन हैरान रह जाता है, गुस्से से भड़क उठता है कि रेगना उसके दुश्मन की मदद कर रहा है और उसका प्लान बर्बाद कर दिया। लेकिन रेगना को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो और ज्यादा पावर अप कर लेता है। खुशकिस्मती से वो इमरजेंसी एग्जिट के थ्रू टेलीपोर्टेशन रूम से निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं एक मिलिट्री बेस में। क्रिम्सन को तुरंत ले जाया जाता है रॉयल आर्मी के स्पेशल कोर की कमांडर और किंगडम की सेकंड प्रिंसेस टार्लिया लीजे के पास। क्रिम्सन उसके बारे में सब कुछ जानता है और उसे नफरत करता है। लीजे बिना हाथों के पैदा हुई थी, लेकिन उसकी आंखें हर चीज से निकलने वाली ऑरा को देख सकती हैं और वही ऑरा उसे किसी भी चीज को सिर्फ अपने दिमाग से कंट्रोल करने की पावर देती है। उसने सबसे पहले एक सिल्वरवेयर सेट कंट्रोल किया था, इसलिए उसका नाम पड़ गया सिल्वरवेयर प्रिंसेस। कुछ लोग उसे चमत्कार मानते हैं और आधी दुनिया उसे जानते हैं। जब वो 3 साल की थी उसने 3 इन्फीरियर ड्रैगन्स को मार गिराया था। 6 साल की उम्र में एक कॉम्बैट टूर्नामेंट जीता। 8 साल में एक ड्रैगन के झुंड को खत्म किया। 10 साल के बाद वो एक मास्टर सिल्वर स्मिथ बन गई जो जबरदस्त सिल्वर इक्विपमेंट्स बनाती है। अब वो 16 साल की है और एक कोर यूनिट की कमांडर है जिसमें इलाइट सोल्जर्स होते हैं जो उसके बनाए हुए इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं। क्रिम्सन को उससे इसीलिए नफरत है क्योंकि वो तुरंत झूठ पकड़ लेती है और क्रिम्सन झूठ बोल के ही जीता है। लीजे तुरंत उस पर सवालों की बौछार करना शुरू करती है, अपने वेपन्स उस पर पॉइंट करके। वो जानना चाहते हैं कि क्रिम्सन कौन है और वह वहाँ कैसे पहुँचा। क्रिम्सन सोच समझ के जवाब देने का फैसला करता है। उसे पता है कि स्टार्लिया और उसकी यूनिट देश से टेलीपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि 2 सुपीरियर ड्रैगन्स उनका पीछा कर रहे हैं। इसका मतलब उनका गोल एक ही है, उन सभी को एक साथ मिलकर भागना चाहिए। क्रिम्सन उसे चकमा देना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि स्टार्लिया इमोशंस के हिसाब से ऑरा देख सकते हैं और लोगों की ईमानदारी समझ सकती है। अगर वो थोड़ा सा सच मिला के झूठ बोले तो उसे धोखा दे सकता है। वो अपने बाएं आंख दिखाने का फैसला करता है जिससे सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं हूँ क्रिस विस, एक मैजिशियन। बड़े बड़े जादूगर कभी कभी इंसानों जैसे नहीं दिखाई देते और इस यूनिट में ऑलरेडी एक मैजिशियन है तो उसका ड्रैगन है उन्हें विश्वास दिलाएगा। वो कहता है कि उसे अपना राज छुपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर स्टार्लिया के इंस्टिंक्ट्स को लगा कि वो दोषी है तो वो उसे तुरंत पकड़ लेगी। स्टार्लिया उसे एक बड़ा तलवार देती है जिससे क्रिम्सन हैरान हो जाता है। वो हमेशा उन लोगों को वेपन्स देते हैं जो उसे पसंद होते हैं और उसे क्रिम्सन पसंद आया क्योंकि वो झूठ बोलता है। क्रिम्सन तलवार उठाता है लेकिन स्टार्लिया उसे तुरंत उसके हाथों से छीन लेती है। पर यह सब एक चाल थी। उसने
क्रिम्सन को तलवार इसलिए छूने दिया क्योंकि वो सिल्वर का इस्तेमाल करके लोगों की असली नेचर देख सकती है। एक इंसान का असली स्वभाव उसके जिंदगी का वो हर एक पल होता है जो उसने जिया है, और क्रिम्सन का असली रूप एक अंधेरा है जिसमें मौत छुपी है। वो तुरंत सबको आदेश देते हैं कि तलवारें निकाल लो और क्रिम्सन पर कैपिटल में हुए एक्सप्लोजन का दोष लगाते हैं। क्रिम्सन समझाने की कोशिश करता है लेकिन स्टालिया उसे एक भी मौका नहीं देती। वो यूनिट की मैजिशियन फू की तरफ मुड़ता है और उसे मदद मांगता है, लेकिन फू मना कर देता है क्योंकि वो अपने कमांडर की बात बिना सवाल के मानता है। स्टालिया अपने तलवार क्रिम्सन पर फेंकती है जिससे वो डर के मारे चीख उठता है, लेकिन असलियत में उसे फर्क नहीं पड़ता। अगर स्टालिया उसे मार दे वो वैसे भी नहीं मरेगा। वो तो इस मौके का फायदा उठा के बेस में छुप जाएगा और रेगना के साथ भाग जाएगा। पर तभी अचानक रेगना वहां आ जाता है और तलवार को रोक देता है। कहता है कि सिर्फ उसे ही हक है क्रिम्सन को मारने का। स्टालिया के होश उड़ जाते हैं उसे वहां देखकर। रेगना को शक होता है कि क्रिम्सन ने कुछ किया है, लेकिन इस बार शायद वही विक्टिम है। बाकी सब लोग हैरान हो जाते हैं कि रेगना आखिर अंदर आया कैसे। स्टालिया जोर से चीख कर जमीन पर गिर जाते हैं और ये देखकर उसकी यूनिट कंफ्यूज हो जाती है। उसके ट्यूटर नजरिना उसे उठाते हैं और स्टालिया रेगना की तरफ पॉइंट करके कहते हैं ये तो एक तलवार है जिसके हाथ है। रेगना कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद क्रिम्सन ने कुछ गड़बड़ की है। क्रिम्सन सोचता है कि स्टालिया रेगना को किस नजर से देख रही है, क्योंकि वो दुनिया को अलग तरीके से देखती है। उसकी नजर में रेगना एक तलवार है जिसका शरीर है। स्टालिया घबराने लगते हैं और फिर से गिर जाते हैं, जिससे उसकी यूनिट को गुस्सा आ जाता है। उन्हें लगता है कि रेगना ने उसके साथ कुछ किया है। वो लोग रेगना पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेगना कुछ ही पंचेस में उन सबको रोक देता है। स्टालिया उसे घूरते हुए सोचते हैं कि वो एक परफेक्ट फ्यूजन है, एक इंसान और सिल्वरिन का। वो खूबसूरत है, बिल्कुल एक मास्टरपीस की तरह बना हुआ है सिल्वरिन ऑरा के साथ। वो इतना पावरफुल है पर उसके बावजूद कूल और हैंडसम भी। स्टालिया शर्माने लगते हैं और नजरिना से पूछते हैं मैं क्या करूं। रेगना और क्रिम्सन दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। रेगना उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टालिया नजरिना के पीछे छुप जाते हैं शर्म के मारे। वो स्टालिया को बताता है कि वो और क्रिम्सन लड़ने नहीं आए हैं। अगर क्रिम्सन को आजाद कर दिया जाए तो वो भी उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। उन दोनों को एक सेल में बंद कर दिया जाता है जब तक यूनिट डिसाइड करे कि क्या करना है। सेल के अंदर क्रिम्सन रेगना को जोर से नीचे गिरा देता है और उसके सिर पर पैर रखकर चिल्लाता है तूने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। रेगना को अल्टिमेशिया को जिंदा छोड़ना बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्रिम्सन गुस्से में पूछता है तो तू इन सब नुकसानों का कैसे हिसाब देगा। गोलेम का क्या हुआ और किमेरा कहाँ गई? दोनों उस दिन से गायब है। रेगना शांत होकर कहता है मैं भरपाई कर दूंगा, लेकिन अल्टिमेशिया को मार के। ये सुन के क्रिम्सन और भी इरिटेट हो जाता है। रेगना कहता है कि जैसे वो रिकवर करेगा वो दोबारा कैपिटल लौटना चाहता है। क्रिम्सन और भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। रेगना फिर स्लाइम के बारे में पूछता है जिसे क्रिम्सन बिल्कुल भूल चुका था। क्रिम्सन रेगना के गले पर स्लाइम का एक छोटा सा ड्रॉप देखता है। वो उसके बाल के साथ उसे यूज करके स्लाइम को वापस जिंदा कर देता है, पर स्लाइम अब छोटा हो गया है। क्रिम्सन तुरंत रेगना को दोष देता है, एक और नुकसान उसकी वजह से। रेगना माफी मांगता है। स्लाइम पूछता है कि ये जगह है कहाँ, जिसका जवाब रेगना भी नहीं दे सकता। क्रिम्सन उन्हें बताता है कि वो लोग स्टालिया के एक अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस में है। वहाँ के लोग खतरे में है क्योंकि उन पर सुपीरियर ड्रैगन्स का निशाना है। ये सुनकर रेगना का प्लान बदल जाता है। अब वो कैपिटल लौटने की जिद छोड़ देता है। दूसरी तरफ सोल्जर स्टालिया के साथ एक मीटिंग में करंट सिचुएशन का रिपोर्ट देते हैं। ड्रैगन्स कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो बिजी है या कुछ और सोच रहे हैं। स्टालिया सोचते हैं और समझाती है कि ड्रैगन जा चुके हैं, लेकिन वो लोगों को जाने नहीं देना चाहते। पर फिर भी ये एक अच्छा मौका हो सकता है तैयारी करने के लिए। तभी क्रिम्सन और रेगना आते हैं, जिससे स्टालिया शर्मा जाते हैं और अपनी आंखों को कवर कर लेते हैं। क्रिम्सन उन सबको यहाँ से सही सलामत भागने में हेल्प करने की ऑफर देता है। उसे पता है कि वो लोग ड्रैगन ब्लड को एक मैजिक सोर्स के रूप में यूज करके टेलीपोर्ट करना चाहते हैं। प्लान तो सॉलिड है पर काम नहीं करेगा क्योंकि दुश्मन की मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर वो मिलकर काम करे तो क्रिम्सन उन्हें दुश्मन के बारे में जानकारी दे सकता है और एक सुपर वेपन भी दे सकता है जो अकेले ही सुपीरियर ड्रैगन्स को हरा सकता है। और ऑब्वियसली वो सुपर वेपन है रेगना। स्टालिया रेगना का नाम सुनते ही ब्लश कर जाते हैं, लेकिन फिर अपने आप को संभालती है और कोऑपरेट करने से इनकार कर देती है। क्रिम्सन अपना फोकस उन सुपीरियर ड्रैगन्स में से एक पर डालता है जो उन्हें टारगेट कर रहा है, ऑल्टोजोरा। ऑल्टोजोरा मिलिट्री अफेयर्स को मैनेज करता है और लीड भी करता है। उसकी पावर है केमिकल सिंथेसिस। वो जहर बनाता है जो उसके टारगेट्स को या तो खत्म कर देता है या हिप्नोटाइज। अपने ही खून से वो उस जहर को गैस की तरह फैला सकता है जो एक बड़े एरिया को कवर करता है। किस्मत से वो पॉइजन, सनलाइट और सिल्वरिन से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए काफी यूजफुल हो सकती है ऑल्टोजोरा से लड़ने के लिए। हालांकि उसकी आर्मी की पावर पॉइजन और हिप्नोसिस की वजह से मल्टीप्लाई
हो जाएंगी। स्टारलिया और उसकी यूनिट को इस इंफॉर्मेशन पर शक होता है, लेकिन क्रिम्सन उन्हें याद दिलाता है कि अगर वो झूठ बोलता तो स्टारलिया तुरंत पकड़ लेती। वो रेगना से कहता है कि उसे किसी तरह कन्विंस करे, क्योंकि स्टारलिया उसे पसंद करते हैं। रेगना श्योर नहीं होता कि वो कर पाएगा या नहीं, लेकिन वो कोशिश करता है क्योंकि वो वहाँ के लोगों की मदद करना चाहता है। जब वो सेल में थे, क्रिम्सन ने उसे बताया था कि उसने कैलकुलेट किया है कम से कम 10,000 ड्रैगन्स और 13 सीट के साथ, जिन्हें ऑल्टोजोरा और टेरेक्टोरा लीड कर रहे हैं, उन पर अटैक करेंगे। बेस में सिर्फ 2000 लोग हैं, जिसमें सोल्जर्स और नागरिक दोनों शामिल हैं। इसका मतलब है कि सब लोग मारे जाएंगे। क्रिम्सन ने उससे कहा था कि फिलहाल के लिए अल्टिमेशिया को भूल जाए ताकि वो देश से निकल सके। वो सब कुछ यूज करेगा, यहाँ तक कि रेगना को भी, ताकि सब लोग सर्वाइव कर सके। रेगना स्टारलिया को कन्विंस कर लेता है कि चाहे क्रिम्सन कितना भी खतरनाक हो, उसे ड्रैगन से ज्यादा नफरत किसी और से नहीं है, इसीलिए उसने उसके साथ टीम बनाई है। और क्योंकि वो दुनिया का सबसे बेस्ट ड्रैगन हंटर है, वो चाहता है कि स्टारलिया उसका इस्तेमाल करे। स्टारलिया इतनी खुश हो जाती है कि उसका पहला प्यार उसे कह रहा है कि उसका यूज करे, लेकिन वो शांत रहते हैं और काम करने के लिए हाँ करते हैं। क्रिम्सन इस फैसले से खुश होता है और चाहता है कि वो इस प्लान को अपने हिसाब से मॉडिफाई करे। स्टारलिया को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसके लिए वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन की दुकान है। वो कहते हैं कि वो सिर्फ जानकारी दे, बाकी सब वो खुद संभाल लेगी। क्रिम्सन हाँ बोलता है और उसे चेतावनी देता है कि गड़बड़ मत कर देना। फिर क्रिम्सन उसे समझाता है कि ड्रैगन्स ने अचानक से अपनी एक्टिविटी रोक दी थी, क्योंकि उसने और रेगना ने कैपिटल में अल्टिमेशिया से लड़ाई की थी। शायद इसी वजह से वो सब यहाँ पर आ गए हैं। उसी वक्त वापस कैपिटल में विल्टे कामुई अल्टिमेशिया को माइकल का कटा हुआ सर दिखाता है। वही माइकल जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसने डिजास्ट्रॉयस को हराया था। विल्टे कामुई ने माइकल को ढूंढ निकाला और उसे मार दिया, पर मरने से पहले माइकल ने कहा था कि रीपर उसके लिए जरूर आएगा। बेस में रेगना की पावर टेस्ट की जा रही होती है। वो एक तलवार में सिल्वरिन इन्फ्यूज करता है और आइजैक उसे टेस्ट करता है स्टारलिया के स्वॉर्ड को काटकर। वो तलवार उस स्वॉर्ड को आधा काट देती है, जिसे देखकर सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। रेगना समझाता है कि ये इफेक्ट ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि तलवारें वक्त के साथ खराब हो जाती है, लेकिन स्टारलिया की तलवारें हाई क्वालिटी की हैं, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं। स्टारलिया डिसाइड करती है कि सब वेपन्स में रेगना का सिल्वरिन इन्फ्यूज करवा जाए। यहाँ टेलीपोर्टेशन रूम में फू और उसकी टीम को मैजिक सर्कल्स और जरूरी मैजिक की क्वांटिटी हैंडल करने में दिक्कत हो रही थी। सिर्फ एक आदमी को टेलीपोर्ट करने के लिए उन्हें 15 से ज्यादा इंफीरियर ड्रैगन्स का खून चाहिए। चाहे वो सब ड्रैगन्स को मार भी दे जो उन पे अटैक करने वाले हैं, तब भी 2000 लोगों के लिए काफी नहीं होगा। उन्हें और एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है। तभी क्रिम्सन आता है और मदद करने का फैसला करता है। वो उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकता। इसी बीच स्टारलिया रेगना से अकेले में बात करती है। वो उसे अपने स्टोरेज से 3 तलवारें देते हैं, क्योंकि उसके पास स्पेशल स्वॉर्ड बनाने का वक्त नहीं है। फिर वो रेगना से कहते हैं कि बैटल के बाद वो सोलेरियंस ज्वाइन करना चाहते हैं और एक ड्रैगन्स करेज बनना चाहते हैं। उसे पता है कि जब वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे तो वो 1000 से ज्यादा लोगों का ख्याल नहीं रख पाएंगे। अगर वो सोलेरियन ज्वाइन करते हैं तो वो लोग उसके लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन वो बैटल में मर भी सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो वो चाहते हैं कि रेगना उसकी जगह सोलेरियन ज्वाइन करे और उसके लोगों की मदद करे। वो उसे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन अफसोस रेगना मना कर देता है, क्योंकि उसे सोलेरियंस पसंद नहीं। वो कहता है कि स्टारलिया को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसकी मौत तय है, लेकिन स्टारलिया समझाती है कि जब से ये वार शुरू हुई है, उसकी सेंसेस कह रही है कि उसकी किस्मत में मरना लिखा है। फिर वो थोड़ा पॉजिटिव हो जाते हैं और रेगना को याद दिलाती है कि उसने खुद कहा था कि उसे यूज करे। इसका मतलब है कि अब वो उसका सबऑर्डिनेट है और एक सबऑर्डिनेट को अपने लीडर के ऑर्डर्स मानने चाहिए। ये सुनकर रेगना इम्प्रेस हो जाता है। वो कभी भी बैटल के दौरान मरने के बारे में नहीं सोचता, और जब सोचता भी है तो लगता है कि ठीक है अगर हो गया तो। लेकिन स्टारलिया पूरी तरह से सभी सिचुएशन के लिए तैयार है, जो उसे रेगना से भी ज्यादा कैपेबल बनाता है। उसकी विल पावर इतनी जबरदस्त है कि वो चमक उठती है और रेगना को लियोनी का याद आती है। यही वो लोग हैं जिन्हें रेगना हमेशा जिंदा देखना चाहता है। वो डिसाइड करता है कि अपने पावर्स तीनों स्वॉर्ड्स में ट्रांसफर करेगा और स्टारलिया से कहता है कि तुम ड्रैगन्स करेज बन जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सूरज ढलने लगता है और स्टारलिया का यूनिट एनिमी का इंतजार करता है। जैसे ही सूरज ढलता है, ऑल्टोजोरा दिखाई देता है और बेस पर अटैक करना शुरू करता है जमीन से निकलने वाली टेंटिकल से। उसने स्टारलिया के जमीन में सेट किए गए बैरियर्स तोड़ दिए होते हैं, लेकिन बेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उसे झेल सकता है। लेकिन उसी वक्त टेरेक्टोरा आसमान से आता है और सीधा बेस पर गिरता है। स्टारलिया को तुरंत क्रिम्सन का दिया गया एक टिप याद आता है, जो इस अटैक को काउंटर करने के लिए था। उस हमले का डैमेज बहुत कम होता है और टेरेक्टोरा काफी दूर उछल जाता है, जिसे देखकर ऑल्टोजोरा हैरान रह जाता है। टेरेक्टोरा उसे बताता है कि उसका अटैक काउंटर हो गया जैसे ही वो बेस से टकराने वाला था। असल में ये सब रेगना ने किया था। वो उस जगह खड़ा होता है जहाँ टेरेक्टोरा गिरा था। हाथ में 2 स्वॉर्ड्स होते हैं जो इतने सिल्वरिन से भरे होते हैं कि चमक रहे होते हैं। ऑल्टोजोरा सोचता है कि क्या यही रीपर है, लेकिन टेरेक्टोरा कहती है कि ये सिल्वरिन उसके बॉडी से नहीं, सिर्फ उसके स्वॉर्ड से आ रही है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं। इसीलिए वो विल्टे कामुई को बुलाना जरूरी नहीं समझते। टेरेक्टोरा अब रेगना पर ध्यान देता है। रेगना उसे अपना नाम बताने से मना कर देता है, क्योंकि उसे ड्रैगन
से बात करना पसंद नहीं। डायरेक्टर सजेस्ट करता है कि नाम से नहीं ताकत से बात करता है। इसी दौरान क्रिम्सन नागरिकों को सुपीरियर ड्रैगन्स के बारे में समझाता है और बताता है कि वो कैसे काम करते हैं। जो ड्रैगन्स टैलेंटेड होते हैं वो ज्यादा तेजी से मैच्योर होते हैं। डायरेक्टर ने मैच्योरिटी तक पहुँचने में 10 साल लिए। इसका मतलब है कि उसमें ज्यादा टैलेंट नहीं था। उसे भी ये बात पता है, लेकिन अभी वो इतना स्ट्रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि जब वो इंसान था तो एक अलग तरह की पावर उसने हासिल कर ली थी। अभी वो रेगना को भी काफी मुश्किल हालात दे रहा है और उस पर ब्लड फायर से अटैक कर रहा है। रेगना चाहे जितना भी उसे काट ले, डायरेक्टर फिर भी बिल्कुल ठीक रहता है। रेगना एक स्वॉर्ड छोड़ देता है और अपना एक ग्लव उतार देता है ताकि अपने हाथ को स्वॉर्ड से इन्फ्यूज कर सके। तलवार से एक जबरदस्त पावर निकलते हैं। डायरेक्टर भी अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार होता है ताकि ये देख सके कि कौन जीतेगा, वो या रेगना। रेगना ड्रैगन स्लेयर स्ट्राइक का यूज करता है और डायरेक्टर सिस्मिक कैनन चलाता है। दोनों अटैक्स टकराते हैं और एक भयंकर धमाका होता है, आग और सिल्वर का एक बड़ा एक्सप्लोजन। थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। ऑल्टोजोरा डायरेक्टर के लिए चिंता करने लगता है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर राहत महसूस करता है क्योंकि डायरेक्टर कह रहा होता है कि उसने रेगना को हरा दिया। रेगना बस वहाँ जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। स्लाइम जो उसके सिर पर था उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। ऑल्टोजोरा अब भी टेंशन में है कि रेगना कहीं वो रीपर तो नहीं जिसे सब ड्रैगन्स डरे हुए हैं, लेकिन डायरेक्टर पूरी तरह से यकीन दिलाता है कि अगर वो होता तो अब तक पता चल जाता, लेकिन फिर भी अब उसे मार देना चाहिए। डायरेक्टर रेगना को अपने पैर से कुचलने जाता है जबकि स्लाइम उसे जगाने की कोशिश करता है। तभी रेगना जाग जाता है और सही टाइम पर डॉज कर लेता है। इससे डायरेक्टर और ऑल्टोजोरा दोनों हैरान रह जाते हैं। रेगना तब जिंदा बचा क्योंकि उसने अपने कॉन्शियसनेस को अपने बॉडी से स्वॉर्ड में ट्रांसफर कर दिया था, वरना वो मर गया होता। डायरेक्टर अब कुछ इन्फीरियर ड्रैगन समन करता है ताकि रेगना से निपट सके, क्योंकि अब उसे लगता है कि रेगना कोई खास खतरा नहीं रहा। रेगना अपना बचाव करता है, लेकिन उसे गुस्सा आता है कि डायरेक्टर उसे हल्के में ले रहा है। रेगना इतना ज्यादा थक गया था और घायल हो चुका था कि उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो डायरेक्टर से लड़ना चाहता है जो अब जा रहा होता है। रेगना उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उनका तो ताकत के जरिए बात करने का एग्रीमेंट था ना। डायरेक्टर जानता है कि अब काफी बात हो चुकी है। उसे समझ आ गया है कि रेगना उसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर उसका तलवार उसकी पावर को झेल पाता तो वो जीत गया होता। ऑल्टोजोरा डायरेक्टर को ऑर्डर देता है कि वो सीधा स्टार्लिया के पास जाए और अपने कैनन से उस पर अटैक करे। रेगना अब भी हार नहीं मानता और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इन्फीरियर ड्रैगन्स का अटैक रुकता ही नहीं। रेगना इतना थक चुका होता है, घायल होता है और घुटनों पे होता है, लेकिन ड्रैगन्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी शिन वहाँ पहुँचता है, उसे बचाता है और डांटने लगता है कि वो इन्फीरियर ड्रैगन से हारा कैसे। गार्म भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर रेगना पूछता है कि वो बेस की सुरक्षा क्यों नहीं कर रहे। तभी और भी ज्यादा ड्रैगन्स उन पर हमला करते हैं और ये लोग उनसे तेजी से निपट लेते हैं। गार्म समझाता है कि बेस के ज्यादातर एंट्रेंसेस अब ब्लॉक हो चुके हैं। आइजैक की स्क्वाड उस एक बचे हुए एंट्रेंस को गार्ड कर रहा है जो अभी भी खुला है, और स्टार्लिया 200 सोल्जर्स के साथ मिलकर लड़ रही है। शिन और गार्म सिर्फ रेगना की मदद करने आए हैं, लेकिन रेगना को लगता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। ये सुनकर शिन गुस्से से पागल हो जाता है, खासकर जब रेगना ये कहता है कि उसे कोई नहीं मार सकता, इसीलिए उसे अकेले लड़ने दो। अचानक रेगना एक ड्रैगन के पीठ से फिसल जाता है और गिर पड़ता है। तभी शिन एक पावरफुल मूव का यूज करके कई ड्रैगन्स को एक साथ खत्म कर देता है ताकि रेगना तक पहुंच सके। वो चिल्लाकर कहता है कि सबका ये फर्ज है कि वो जितने हो सके ड्रैगन्स को खत्म करे ताकि सब लोग यहाँ से बचकर निकल सके। इसीलिए रेगना चाहता है कि वो ही ये सब करे, जबकि शिन और बाकी लोग बेस में जाके छुप जाए। ये सुनकर शिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रेगना को एक डुएल के लिए चैलेंज करता है। पहले के सारे डुएल्स में वो हार चुका है, लेकिन अब उसने ठान लिया है कि वो साबित करेगा कि वो डरपोक नहीं है। रेगना एकदम से होने वाले डुएल से कंफ्यूज हो जाता है, खासकर बैटल के बीच में, लेकिन शिन उसे मना करने का मौका ही नहीं देता। वो सीधा उस पे हमला करता है और रेगना को मजबूर कर देता है कि वो अपना बचाव करे। रेगना तैयार नहीं होता और अपना बेस्ट नहीं दे पाता, इसीलिए शिन जीत जाता है, लगभग उसका सर काट देता है। फिर वो उसके बालों से पकड़ता है और कहता है कि ये उनकी लड़ाई है, चाहे रेगना के रीजंस कुछ भी हो या वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो बस कहीं से भी आके हीरो बन के नहीं घूम सकता। रेगना शॉक में रह जाता है जब शिन गार्म के पास चला जाता है। तभी स्लाइम जो रेगना के सिर से स्लाइड होकर अब शिन के सिर पर आ चुका होता है, शिन को बताता है कि उसे पता है डायरेक्टोरा कहाँ भागा है। तीनों एक साथ डायरेक्टोरा को ढूंढने निकल पड़ते हैं ताकि उसे यमराज तक भेज सके। इसी दौरान स्टार्लिया अपने बैरियर राज का यूज करके एक केज बनाती है। उसे ऑल्टोजोरा ने डार्क फॉरेस्ट में फंसा के ले आया था ताकि उस पर फायदा ले सके, लेकिन स्टार्लिया कॉन्फिडेंट होती है कि वो पूरे जंगल को अपने टेरिटोरी में बदल सकती है। उसे लगता है कि वो ये कर सकती है क्योंकि मैजिक सर्कल लगभग रेडी है। अब बस उन्हें ड्रैगन्स को मारना है और जिंदा रहना है जब तक टेलीपोर्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। लेकिन बदकिस्मती से ऑल्टोजोरा को उनका प्लान समझ आ गया होता है। उसे पता चल गया है कि वो ड्रैगन्स की मैजिक का यूज करके टेलीपोर्ट करने वाले हैं। स्टार्लिया जंगल को स्कैन करती है क्योंकि वो सब कुछ ऑरा के जरिए देख सकती है। उसे ड्रैगन्स काफी इजीली ब्लैक कलर जैसे दिखते हैं, लेकिन जंगल में अंधेरा होने के कारण उसे अच्छे से नहीं दिख रहा कि
कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उसे एक ज़ॉम्बी का झुंड दिखाई देता है जो ऑल्टोज़ोरा ने बनाए होते हैं। वो सब इनोसेंट लोग होते हैं जो उनका वक्त बर्बाद करने के लिए भेजे गए हैं। ऑल्टोज़ोरा ने ये भी अंदाजा लगाया होता है कि उनका मैजिक सर्कल एरिया में एक साथ सबको टेलीपोर्ट करेगा, इसीलिए वो उनके नंबर्स डबल कर देता है ताकि उन्हें दुगना मेहनत करनी पड़े ड्रैगन मैजिक को कलेक्ट करने के लिए। स्टारलिया फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और अपनी टीम को ऑर्डर देते हैं कि जंगल में किसी भी एबनॉर्मेलिटी पे नजर रखे और अटैक करे, लेकिन उसके बोलने से पहले ही उन पे ऊपर से हमला हो जाता है। फिर भी वो एक पावरफुल बैरियर से अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। अब लो और मिड लेवल के कई एक्सपीरियंस ड्रैगन ऐसे कुछ अटैक्स कर रहे होते हैं जो उनके सुपीरियर क्रिएटर से लिए गए हैं। इसका मतलब है कि ये ड्रैगन्स सुपीरियर ड्रैगन्स के बराबर पावरफुल बन चुके होते हैं और ऐसे 40 ड्रैगन्स वहाँ होते हैं। स्टारलिया सिचुएशन को कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं और अपने स्क्वाड को डायरेक्शन देते हैं कि कैसे लड़ना है, लेकिन सब कुछ काफी चैलेंजिंग बन जाता है। इसी बीच ऑल्टोज़ोरा देखता है कि ड्रैगन की मैजिक टेलीपोर्टेशन टीम द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है। मैजिक सर्कल लगभग 2 किलोमीटर बड़ा होता है, जो किसी अंडर डेवलप कंट्री जैसे लीजे के लिए काफी बड़ा होता है। ऑल्टोज़ोरा सोचता है कि और कौन इसमें शामिल हो सकता है और तभी उसे नेबुलियन की वो बात याद आती है। वो औरत जो कुछ दिन पहले रेगना के बॉडी के पास थी, उसने नेबुलियन से भी ज्यादा पावरफुल मैजिक बैरियर का यूज किया था। हो सकता है कि वो भी इस प्लान में शामिल हो। हालांकि ऑल्टोज़ोरा को पूरा भरोसा होता है कि वो लोग जीत सकते हैं, फिर भी उसे ये डर लगता है कि कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है जो हार की संभावना बढ़ा सकती है। लेकिन ये सब तब तक मैटर नहीं करता जब तक वो स्टारलिया को पकड़ नहीं लेते। शायद अगर वो सेल्फिश हो गए तो वो अकेले ही टेलीपोर्ट कर जाए और इसे रोकने के लिए ऑल्टोज़ोरा को बेस के मैजिक सर्कल का कंट्रोल लेना होगा। दूसरी तरफ आइजैक बेस की रक्षा करने में परेशान हो जाता है। उसके फ्रंटलाइन के सोल्जर्स अचानक से एलिमिनेट हो जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। वो कंफ्यूज होता है लेकिन जानता है कि ये किसी पावरफुल ड्रैगन का ही काम है। एक मैच्योर ड्रैगन अचानक से वहाँ आता है और बैरियर गायब हो जाता है। कई सोल्जर्स तुरंत मर जाते हैं। ड्रैगन धीरे धीरे बेस की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे आइजैक अपनी स्क्वाड को पीछे हटने का ऑर्डर देता है जब तक फायरिंग स्क्वाड कवर दे रही हो। ये एक मैच्योर ड्रैगन है जो मैजिक का यूज कर सकता है। क्रिम्सन ने कभी कहा था कि अगर अल्टीमेशिया टाइम कंट्रोल कर सकते हैं तो शायद कुछ और मैच्योर ड्रैगन्स भी सेम एबिलिटी रखते हो। आइजैक फाइट के लिए तैयार होता है। फायरिंग स्क्वाड ड्रैगन पर गोलियां बरसाती है, लेकिन ड्रैगन टाइम स्टॉप कर देता है और पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है, जिससे और सोल्जर्स मर जाते हैं और आइजैक नीचे गिर जाता है। वो कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि इस तरह के पावरफुल अटैक को कैसे ब्लॉक करे जो उसके क्षमता के बाहर हो। लेकिन फिर वो खुद को मोटिवेट करता है, अपनी तलवारें उठाता है और ड्रैगन की तरफ भागता है। शायद ड्रैगन के पास कोई कमजोरी हो, जैसे टाइम स्टॉप का लिमिट या कोई कूल डाउन पीरियड, पर जो भी हो उसे अभी कुछ करना होगा जब तक टाइम नॉर्मल है। ड्रैगन फिर से एक एनर्जी वेव छोड़ता है, लेकिन आइजैक इस पर उसे ब्लॉक करता है और ड्रैगन के कंधे को थोड़ा सा डैमेज दे देता है। ड्रैगन पीछे जंप करता है और फिर से टाइम स्टॉप करने की कोशिश करता है, पर तभी क्रिम्सन आ जाता है। ड्रैगन क्रिम्सन को अल्टीमेशिया समझ लेता है और कंफ्यूज हो जाता है। क्रिम्सन एक बॉल उस पर फेंकता है जो उसे और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। ड्रैगन श्योर नहीं होता कि उसे बॉल को पकड़ना चाहिए या नहीं, इसीलिए वो टाइम स्टॉप कर देता है। जैसे ही टाइम स्टॉप होता है वो बॉल एक्टिवेट हो जाता है, एक फ्लैश ग्रेनेड जैसे एक्सप्लोड करता है और धूप जैसा चमकदार रोशनी रिलीज करता है। ड्रैगन जलने लगता है और दर्द से चीखने लगता है जब तक वो राख में बदल नहीं जाता। उसके बाद टाइम फिर से नॉर्मल हो जाता है। आइजैक और बाकी लोग उस धूप के असर से परेशान होते हैं। क्रिम्सन उन्हें बताता है कि उसने ड्रैगन को मार दिया है और समझाता है कि उसका फ्लैश ग्रेनेड बॉल कैसे काम करता है। वो बॉल धूप स्टोर कर सकता है और आमतौर पर 1 सेकंड से भी कम के लिए रोशनी रिलीज करता है, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ तब एक्टिवेट होता है जब टाइम स्टॉप होता है, इस वजह से वो रोशनी ज्यादा देर तक चलता है। ड्रैगन दर्द के कारण कंफ्यूज हो जाता है और कुछ करने में नाकाम हो जाता है, सिर्फ जलता रहता है। तभी कोई बोलता है और आइजैक उस आवाज को नहीं पहचानता। वो गुस्से में पूछता है कि कौन है। क्रिम्सन बताता है कि उन 1500 नागरिकों में से एक है जो उसने रिक्रूट किया है। वो लोग भी लड़ने के लिए बेचैन थे, इसीलिए क्रिम्सन ने उन्हें हथियार दिए और उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया। आइजैक इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन क्रिम्सन उसे और उसकी स्क्वाड को भी हिप्नोटाइज कर देता है। उसने पता लगाया कि ऑल्टोज़ोरा उनका प्लान समझ चुका है और उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसे तुरंत एक बैकअप प्लान बनाना पड़ा। अब ये हिप्नोटाइज वाला टीम ज़ॉम्बी से लड़ेंगे ताकि टेलीपोर्टेशन सर्कल वाले एरिया में लोगों की संख्या कम हो जाए। तभी सबको महसूस होता है कि विंग ब्लड लाइन का 13 सीट टेलीपोर्टेशन रूम की दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो एंटर करता है, हर तरफ से बैरियर उसे मारते हैं, जिससे वो गुस्से में चीखने लगता है। उसकी चीख पास में सो रहे फू को इरिटेट करती है। 13 सीट फू से कहता है कि अगर वो उसे मैजिक सर्कल तक ले जाए तो बदले में वो उसे एक आराम की मौत देगा, लेकिन फू का मूड नहीं है। उसका बस एक ही गोल है, ड्रैगन को पलट
पलट के मारना। बैटल से पहले उसने स्टारलिया को बताया था कि मिड लेवल और मैच्योर ड्रैगन्स का खून टेलीपोर्टेशन के लिए 100 गुना ज्यादा मैजिक देता है। 13 सीड इस काम के लिए परफेक्ट है। फू अपने नॉन ह्यूमन आर्म का पावर रिलीज करता है, ड्रैगन को हराता है और उसका सारा मैजिक एब्जॉर्ब कर लेता है। वो अपने काम से खुश होता है, लेकिन उसकी टीम उस पर हमला कर देती है और कहती है कि उसने अपने नॉन ह्यूमन आर्म का कंट्रोल खो दिया है। क्रिम्सन ये सब देख रहा होता है और फू की ताकत से इम्प्रेस हो जाता है। अब उसका इंटरेस्ट इस यूनिट में बढ़ जाता है और वो मिनिमम डैमेज के साथ उनका कंट्रोल लेना चाहता है। तभी ऑल्टोजोरा के कुछ टेंटेकल्स एरिया में घुस जाते हैं, लेकिन हिप्नोटाइज सिविलियंस उनका तुरंत सामना करते हैं और उन्हें हटा देते हैं। क्रिम्सन सबको कहता है अब देर मत करो, जल्दी निकल जाओ। वापस जंगल में बैटल अभी भी जारी है। स्टारलिया और उसकी स्क्वाड पूरी तरह से थक चुकी है। हवा में उड़ते ड्रैगन्स उनके एयरफोर्स से खेल रहे हैं और उन्हें जमीन पर गिरा रहे हैं। स्टारलिया कुछ सोल्जर्स को हवा में लॉन्च करती है ताकि कुछ ड्रैगन्स के बैरियर को तोड़ सके और उन पर अटैक हो सके। एक ड्रैगन अचानक स्टारलिया के केज में घुस जाता है और उसे चोट पहुंचाता है जब वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती। ऑल्टोजोरा पहले से जान चुका था कि स्टारलिया फेल हो जाएगी क्योंकि वो डिसएडवांटेज में है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके पास इतने बड़े लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं था। वो डिफेंस और ऑफेंस दोनों का कमांड ले रहे थे बिना ये समझे कि ये कितना एग्जॉस्टिंग होता है। ऑल्टोजोरा सोचता है कि अब पार्टी खत्म हो गई है, लेकिन टेरेक्टोरा उसे वार्न करता है रेग्ना, शिन और गार्म के बारे में जो उसकी तरफ आ रहे हैं। उसने अपने आर्मी का आधे से ज्यादा हिस्सा ऑलरेडी खो दिया है, लेकिन फिर भी उसे यकीन है कि अगर वो अपनी संख्या बढ़ा दे तो वो जीत सकते हैं। रेग्ना और उसके साथी टेरेक्टोरा के पास पहुंच ही नहीं पा रहे क्योंकि इन्फिडेट ड्रैगन्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो थक चुके हैं, सांस लेने का भी वक्त नहीं है और रेग्ना तो बिल्कुल मरने जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो खड़ा है, आगे बढ़ रहा है और ड्रैगन्स को काट रहा है। वो किसी भी हाल में रुक नहीं रहा। यही देखकर शिन भी मोटिवेट होता है और उसके साथ चल पड़ता है। रेग्ना अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दर्द में है। वो सांस नहीं ले पा रहा, उसका शरीर ठंडा हो गया है और वो सिर्फ रुकना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि वो नहीं रुक सकता क्योंकि उसे सबको अकेले ही बचाना है। शिन ने जो उसे कहा था हीरो बनने के बारे में, वो बात उसे छुपी थी और कुछ हद तक सुकून भी दिया, लेकिन वो भी एक कमजोरी है। अचानक तीनों एक बड़े झुंड के सामने रुक जाते हैं। रेग्ना बिना कुछ सोचे तुरंत हमला करता है और सब ड्रैगन्स को काट डालता है। ये देखकर शिन और गार्म भी इम्प्रेस हो जाते हैं। हालांकि रेग्ना बिल्कुल मरे हुए जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी उसकी टेक्निक्स किसी तरह काम कर रहे हैं। ऑल्टोजोरा को समझ आता है कि उसने रेग्ना को अंडर एस्टिमेट किया। रेग्ना की क्रेजी हिम्मत ने उसे चौंका दिया है, लेकिन रेग्ना का मन अजीब सा महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे वो जल्दी ही हारने वाला है और वो ज्यादा ही डेस्परेट हो गया है, जैसा उसका फ्यूचर वर्जन था। पर ये सब ठीक है क्योंकि अब उसने ऑरा का फ्लो, सिल्वरिन और ड्रैगन्स के मैजिकल पावर्स के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। सिल्वरिन को मैजिक को रेजिस्ट करने के लिए बनाया गया था, इसीलिए ये किसी भी मैजिक को काट देगा और फ्रीज कर देगा। जब और ड्रैगन्स उसकी तरफ बढ़ते हैं तो रेग्ना उनके पहुंचने के कुछ सेकंड पहले ही अपने सिल्वरिन फ्रीजिंग एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। अब उसकी ताकत उसके खुद के पावर के साथ फ्यूचर वर्जन के एक्सपीरियंस से और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। उसे सिर्फ अपनी इमेजिनेशन का यूज करना है और सिल्वरिन को अपनी तलवार के टिप से फ्लो होने देना है। जैसे ही वो स्विंग करता है, सिल्वरिन बाहर निकलते हैं और सभी ड्रैगन्स को एक ही बार में एलिमिनेट कर देती है अपनी तलवार से बिना उन्हें छुए। इसी बीच टेरेक्टोरा रेग्ना की जिद्दी लगातार लड़ने वाले एटीट्यूड से इरिटेट हो जाता है। उसे चिंता होती है कि रेग्ना की जिद दूसरों को भी मोटिवेट ना कर दे, लेकिन ऑल्टोजोरा को लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टारलिया लगभग हार चुकी है। वो जमीन पर घायल पड़ी होती है और हिल भी नहीं पा रही होती। कुछ ड्रैगन्स उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सोल्जर क्रिस्टोफर उसकी मदद के लिए आ जाता है। स्टारलिया उससे कहती है कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओ, तो वो उसे उठाता है और उस डायरेक्शन में निकल जाता है। इससे पहले स्टारलिया ने क्रिम्सन से ऑल्टोजोरा का लोकेशन ट्रैक करने के लिए मदद मांगी थी। क्रिम्सन को ये रिस्की लगा, लेकिन फिर भी उसने अनुमान लगाया कि ऑल्टोजोरा बेस से लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस में है। इस जानकारी के बेसिस पे स्टारलिया ने ये समझ लिया कि टेरेक्टोरा ने रेग्ना को ऑल्टोजोरा के लोकेशन से दूर खींच लिया था। क्रिम्सन ने ये भी बताया कि ऑल्टोजोरा अपने आसपास आंखें उगा सकता है, जिससे वो लगभग 2 किलोमीटर तक देख सकता है, तो उसका लोकेशन किसी ऐसे एरिया में होना चाहिए जहाँ से पूरे बेस का सबसे अच्छा और बड़ा व्यू मिलता हो। स्टारलिया अपनी सेंसेस उस डायरेक्शन में तेज करता है और ऑल्टोजोरा का पता लगा लेती है। ऑल्टोजोरा समझ जाता है कि उसका लोकेशन ट्रेस हो गया है, तो वो एक जहरीला गैस छोड़ता है ताकि स्टारलिया रुक जाए। नजरिना अचानक उसके पीछे आकर एक सरप्राइज अटैक करते हैं, उसका सिर और दिल फाड़ देती है, लेकिन बदकिस्मती से ऑल्टोजोरा का बॉडी अब भी खड़ा होता है। नजरिना महसूस करती है कि ये एक नकली बॉडी थी। वो कहती है कि अब आगे का काम स्टारलिया करे और वहाँ से चली जाती है। स्टारलिया उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि असली ऑल्टोजोरा असल में 100 मीटर जमीन के नीचे छुपा हुआ है। स्टारलिया अपनी पूरी ताकत लगाकर जमीन को मैनिपुलेट करती है ताकि ऑल्टोजोरा को खींचकर बाहर निकाला जा सके। वो क्रिस्टोफर को कमांड देती है कि एक तलवार उस पर फेंके। ऑल्टोजोरा घबरा जाता है और टेरेक्टोरा
टेरेक्टोरा से कहता है कि जंगल पर एक कैनन से फायर करे। तभी रेगना और उसके साथी टेरेक्टोरा को देखते हैं और टेरेक्टोरा भी उन्हें देख लेता है। वो तुरंत अपने कैनन्स उनकी तरफ एम करता है और ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। फिर वो अल्तोज़ोरा के साथ ये चेक करता है कि कौन उनके एरिया में घुस आया है। उसे स्टार्लिया दिखती है जो कैनन से हिट हो चुकी होती है और जमीन पर पड़ी होती है। वो अपना एक शरीर स्टार्लिया के सामने लाता है और उसके साथ उसकी टीम के मेहनत की तारीफ करता है। इससे पहले क्रिम्सन प्रिंसेस लिकुशिया के बारे में बात कर रहा था, एक मशहूर लड़की जो अपने कई मिलिट्री पावर्स के लिए जानी जाती थी और जिसे सोलरियन लोग एक चमत्कार मानते थे। बाद में वो एक ड्रैगन करेज बन गई थी। कई लोगों का मानना है कि स्टार्लिया उसी लिकुशिया का पुनर्जन्म है। अल्तोज़ोरा पहले एक इंसान के रूप में लिकुशिया के लिए काम करता था और ड्रैगन बनने के बाद भी उसकी यादें उसके पास ही रही। इसी वजह से क्रिम्सन ने स्टार्लिया को एनकरेज किया था कि वो लड़ती रहे ताकि उसकी शक्ल और इरादे से अल्तोज़ोरा पागल हो जाए। अल्तोज़ोरा स्टार्लिया से कहता है कि वो विंग्ड ब्लड लाइन ज्वाइन कर ले क्योंकि वो नहीं चाहता कि स्टार्लिया मरे। वो ये तक कहता है कि उसके सोल्जर्स भी चाहते हैं कि वो जिंदा रहे। तभी स्टार्लिया होश में आते हैं और समझ जाते हैं कि अल्तोज़ोरा उसे लिकुशिया से कंपेयर करने लगा है। वो उसे बताते हैं कि वो सिल्वरिन को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये मैजिक को रेजिस्ट करने के लिए बनाया गया है और वो उस रेजिस्टेंस को अपनी मर्जी से चला सकती है। हो सकता है कि वो एक जनरल के रूप में अल्तोज़ोरा का मुकाबला ना कर सके, लेकिन मैजिक रेजिस्टेंस की तुलना में वो उससे बेहतर है। वो कई सारे बैरियर्स बनाते हैं और एक बड़ा सा भाला समन करते हैं जो अल्तोज़ोरा को छेड़ कर पेड़ से जोड़ देता है। अल्तोज़ोरा का शरीर फ्रीज हो जाता है, लेकिन वो अपने सर पर एक मुंह उगा लेता है ताकि बात करता रहे। वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता और तुरंत स्टार्लिया को जहर दे देता है, लेकिन दो सोल्जर्स तुरंत आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। उनका कहना है कि वो मर जाए तो चलेगा, लेकिन अल्तोज़ोरा के हाथ नहीं लगनी चाहिए। क्रिस्टोफर भी वहाँ पहुँचता है और भाले को अल्तोज़ोरा के शरीर से निकाल देता है, जिससे वो शांति से तबाह हो जाता है। स्टार्लिया अपनी यूनिट से टेलीपैथी की मदद से बात करती है ताकि उन्हें लड़ने के लिए वापस मोटिवेट कर सके। वो उनके इरादे को महसूस करके उसे भाले में ट्रांसफर करते हैं। वो सफलता से अपने सभी सोल्जर्स की इच्छा शक्ति को भाले में समा देते हैं और क्रिस्टोफर को आदेश देते हैं कि वो उसे टेरेक्टोरा पर फेंके। अल्तोज़ोरा तुरंत टेरेक्टोरा को इस खतरे के बारे में चेतावनी देता है और टेरेक्टोरा भी तुरंत रिएक्ट करके अपना कैनन चला देता है। दोनों अटैक्स टकराते हैं जिससे एक जबरदस्त आग और सिल्वरिन का धमाका होता है, लेकिन भाला कैनन को चीर कर निकल जाता है क्योंकि सोल्जर्स की विल पावर बढ़ चुकी होती है। तभी अल्तोज़ोरा जमीन से एक मॉन्स्टर के रूप में बाहर आता है और स्टार्लिया पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नजरिना उसे किसी तरह बचा लेती है। इसी दौरान भाला सीधा टेरेक्टोरा के शरीर से गुजर जाता है और रेगना उसे पकड़ लेता है। वो उसे अपने हाथ से मिलाकर टेरेक्टोरा पर सिल्वरिन का एक भयंकर हमला करता है। टेरेक्टोरा कैनन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। रेगना स्लाइम पर गिर जाता है और परेशान होता है कि शायद टेरेक्टोरा ने खुद को उड़ा दिया है जब वो सिल्वरिन से घिर गया था। इसीलिए वो स्लाइम से कहता है कि उसे फिर से टेरेक्टोरा के पास ले जाए ताकि उसका काम खत्म किया जा सके। दूसरी तरफ अल्तोज़ोरा घबरा जाता है और जोर जोर से टेरेक्टोरा को बुलाता है, डर के मारे कि कहीं वो मर न गया हो। टेरेक्टोरा जवाब देता है कि वो मरने वाला है, लेकिन दुश्मन को लेकर जाएगा। अल्तोज़ोरा बड़े दुख के साथ उसे कहता है कि वो दोबारा अपने आप को उड़ा दे और इस बार उसके मौत का कुछ मतलब हो। दोनों एक दूसरे से अलविदा लेते हैं और अल्तोज़ोरा उस एरिया से दूर चला जाता है। टेरेक्टोरा अपनी सारी पावर्स अपने आखिरी अटैक में जमा करता है, जिससे एक भयंकर धमाका होता है, लेकिन किस्मत से रेगना समय पर वहाँ पहुँचता है और एक्सप्लोजन को रोकने के लिए सिल्वरिन का एक बड़ा लेयर बनाता है। दूर से सोल्जर्स उस धमाके को देखते हैं और स्टार्लिया उन्हें बताते हैं कि रेगना उसे संभाल रहा है। अगर वो फेल होता है तो सबकी मौत तय है। रेगना लगातार अपना सिल्वरिन निकालता रहता है, लेकिन वो धमाका इतना जबरदस्त होता है कि उसे पीछे धकेलता जा रहा था। वो अपनी पावर्स बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसका तलवार टूटने के कगार पर है। स्टार्लिया ये देख सकते हैं और समझ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर तलवार में है। वो हार मान चुकी होती है, लेकिन फिर भी हारना नहीं चाहते। वो अपने शरीर से बाहर जाकर कॉन्शियस फॉर्म में रेगना का साथ देने जाते हैं। वो उसके हाथ पर हाथ रखते हैं ताकि तलवार को मजबूत बना सके और थोड़े समय तक वहाँ टिक सके। वो रेगना से कहते हैं कि अपनी पूरी शक्ति लगा दे। रेगना उसके हाथ की सपोर्ट को महसूस करता है और अपने पूरे टीम के ऑरा को महसूस कर पाता है। दोनों मिलकर अपनी शक्तियों पर फोकस करते हैं, सिल्वरिन के एरिया को बढ़ाते हैं और एक्सप्लोजन का काफी हिस्सा फ्रीज कर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक्सप्लोजन सिल्वरिन को एब्जॉर्ब करके और भी तेज चलता है और पूरी ताकत से उन दोनों की तरफ आता है। तभी रेगना अपना सीक्रेट बताता है। उसके पास एक अल्टीमेट अटैक बचा हुआ है। वो और स्टार्लिया दोनों तलवार को छोड़ देते हैं और रेगना बताता है कि उसके अंदर एक और तलवार छुपी हुई है। वो चाहता है कि स्टार्लिया उसकी पावर को रिलीज करने में मदद करे। इसी तरह स्टार्लिया उसके अकेले भविष्य की यादों को देख लेती है और इमोशनल हो जाती है। रेगना अपने सिल्वरिन बैटल आर्ट्स का इस्तेमाल करता है, जबकि स्टार्लिया अपने सिल्वरिन शेपिंग एबिलिटी से उसके पावर को पूरी तरह से रिलीज करने में मदद करते हैं। रेगना सोचता है कि उसे अकेले ही सारे ड्रैगन्स का शिकार करना होगा, वरना वो दूसरों पर निर्भर बन जाएगा और कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अब उसके दिल में एक आग सी जल रही है, एक नई उम्मीद का एहसास। वो अपनी सारी शक्ति एक मुक्के में फोकस करता है और तलवार को मुक्का मारता है, जिससे सारी पावर्स उस एक्सप्लोजन को
को फ्रीज कर देती है और उससे भी आगे तक निकल जाती है। दूर खड़ा अल्तोसोरा ये सब देख रहा होता है, इतना ज्यादा हैरान होता है कि कुछ बोल भी नहीं पाता। एक्सप्लोजन पूरी तरह से फ्रीज हो चुका होता है और रेगना उसके सामने खड़ा होता है। पीछे स्टारलिया और स्लाइम ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। स्टारलिया को भविष्य के रेगना की याद आती है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो असल में गुस्से में है कि रेगना इतना पावरफुल और खूबसूरत होने के बावजूद भी फ्यूचर में अकेला होता है, उसके लिए ये मंजूर नहीं है, इसीलिए वो और भी ज्यादा रो पड़ती है। रेगना इस मोमेंट से इमोशनल हो जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसके फ्यूचर वाले वर्जन से मुलाकात की। स्टारलिया भी उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने उसे और उसकी यूनिट को यह जीत दिलाने में मदद की। वो ये भी कहते हैं कि रेगना का आखिरी अटैक बहुत ही ज्यादा कूल था। उसके बाद वो उसे कहते हैं कि क्रिम्सन को छोड़कर उसके साथ आ जाए, वो उसे उस तरह का दुख भरा फ्यूचर नहीं जीने देगी। वो कहते हैं कि रेगना इसके बारे में सोच सकता है, लेकिन अगर वो मना भी करता है तब भी वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। फिर वो अपने शरीर में लौट जाती है ताकि टेलीपोर्टेशन के लिए रेडी हो सके। रेगना वहाँ खड़ा उसकी शान में हैरान होता है। वो फिर से उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसके साथ जिंदा रहकर एक दूसरे को बचाया। फिर वो बेहोश हो जाता है। स्टारलिया अपने शरीर में वापस आ जाती है और जब टेलीपोर्टेशन मैजिक एक्टिवेट होता है तो सब लोग खुशी और सुकून महसूस करते हैं, ये सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन ये खुशी तुरंत खत्म हो जाती है जब स्टारलिया अचानक से अपना सर खो बैठती है वोल्टे कामुई के अटैक की वजह से। फिर वो उसका सर वापस जोड़ देता है और रेगना पर हमला करने निकल पड़ता है, जिससे रेगना को लड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। वो स्लाइम को भी मार देता है इससे पहले कि स्लाइम कुछ कर सके। रेगना अपने लिमिट तक पहुंच चुका है, अब जो बचा है वही उसकी असली कीमत है। उसे कैसे भी करके कुछ करना होगा क्योंकि अब वो फाइनल बॉस के सामने है। वापस कैपिटल में नेबुलिम टेंशन में होता है क्योंकि वोल्टे कामुई वहाँ से चला गया होता है। अल्टिमेशिया उसे बताते हैं कि वो जंग में शामिल होने गया है। उसके कहने पर चिंता की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो रेगना जैसे किसी कमजोर दुश्मन से नहीं हारेगा। वोल्टे कामुई और रेगना का लड़ाई शुरू हो जाता है। पहले क्रिम्सन ने रेगना को क्लॉड मोना के बारे में बताया था। वो अपना खून अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर नहीं करते बल्कि उन्हें एक अनोखा पंजे जैसा हथियार देती है। वोल्टे कामुई ने उन्हीं में से एक पंजा चुरा लिया है। इसी वजह से रेगना को वोल्टे कामुई से नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन वो ये भूल गया है, इसीलिए लड़ता जा रहा है। वोल्टे कामुई बहुत तेज है, वो बार बार अटैक करता है, कोई भी ओपनिंग नहीं छोड़ता। फिर भी रेगना हिम्मत नहीं हारता, अटैक्स को झेलता है और एक जोर का हेडबट मारकर वोल्टे कामुई का सर काट देता है। वोल्टे कामुई तुरंत रीजेनरेट कर लेता है और बदला लेते हुए उसे जमीन पर फेंक देता है। फिर वो उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे रेगना जबरदस्त स्पीड से जमीन पर गिर जाता है। रेगना वापस उठता है और तलवार का इस्तेमाल करके एक हमला करता है, लेकिन वोल्टे कामुई उसकी तलवार तोड़ देता है और उसे फिर से नीचे गिरा देता है। जैसे ही रेगना उठने की कोशिश करता है वोल्टे कामुई फिर से अटैक करता है। खुशकिस्मती से रेगना टाइम पे ब्लॉक कर लेता है एक तलवार के टुकड़े और एक सिल्वरिन के एनर्जी बॉल से। इस अटैक में वोल्टे कामुई का हाथ कट जाता है और वो पीछे हट जाता है। रेगना अपने हाथ में सिल्वरिन फोकस करता है ताकि जब वोल्टे कामुई करीब आए तो उसे काट सके। फिर वो एक और तलवार निकाल के उस पर फेंकता है, लेकिन वो टकराते ही टूट जाते हैं जब वोल्टे कामुई अपना क्लॉ निकालता है। रेगना जमीन पर गिर जाता है, हिल भी नहीं पा रहा होता। जब वो कोशिश करता है उठने की, उसे स्टारलिया की आवाज सुनाई देता है। आंखें खुलते ही वो एक सुनसान जगह में होता है। जैसे उसके नजर स्टारलिया पर पड़ती है वो तुरंत उसके पास भागता है, उसके कंधों को पकड़ के जोर जोर से उसका नाम चिल्लाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो जिंदा है। स्टारलिया भी हैरान होते कि रेगना उसके इतने करीब है। वो उसे हल्के से दूर करते हैं, लेकिन उससे कहते हैं कि उसे उसका निकनेम लिया कहकर बुलाए। रेगना उसकी बात मान जाता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो हैरानी से कहते हैं कि टेलीपोर्टेशन काम कर गया। फिर रेगना पूछता है कि बाकी लोग कहाँ है, तो वो उसे उन तक ले जाते हैं, लेकिन अचानक वो रुक जाते हैं और कहते हैं कि वो बस यहाँ तक ही जा सकते हैं। अब उसे कुछ और काम करना है, एक तलवार बनाना जो हमेशा से वो बनाना चाहती थी। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो तलवार कैसी होगी क्योंकि उसे अभी भी अच्छे से डिटेल्स नहीं पता। बस इतना पता है कि उस तलवार का नाम है सिल्वर कॉमेट। आसमान में एक सिल्वर कॉमेट गुजरता है जब वो ये सब समझा रही होती है और कहते हैं कि एक बार बहुत पहले भी ऐसा ही एक कॉमेट गुजरा था और वहीं से सिल्वरिन ओरिजिनेट हुई थी। वो चाहते हैं कि वो एक ऐसी तलवार बनाए जो रेगना के लायक हो। अचानक जमीन रेगना के नीचे से टूट जाते और वो नीचे गिरता है। जब वो गिर रहा होता है तो वो चिल्लाते हैं और कहते हैं कि वो उसे फिर मिलना चाहता है। फिर अचानक वो उठ जाता है। असल में ये सब एक सपना था, लेकिन वो अभी भी उसकी प्रेजेंस महसूस कर पा रहा होता है, इसलिए उसे सुकून मिलता है। वो इधर उधर देखने लगता है और पता चलता है कि उसके घाव बैंडेज किया गया है और कुछ सैनिक उसके पास में टेंट में सो रहे हैं। वो टेंट के बाहर जाता है और देखता है कि वो उसी खाली जगह के कैंप में है जो उसके सपने में था। स्लाइम भी वहाँ होता है जो डिप्रेस सैनिकों को उनके हार के बाद थोड़ा चेयर अप करने की कोशिश कर रहा होता है। रेगना उसके पास चला जाता है जिससे स्लाइम खुश हो जाता है। फिर वो रेगना को ले जाता है सोलेरेंस के पास। ये वही लोग हैं जिन्होंने रेगना को ठीक करने की कोशिश की थी। हालांकि ये काफी मुश्किल था क्योंकि इसकी बॉडी में मैजिक से रिएक्शन हो रहा था सिल्वरिन की वजह से। रेगना हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि कैरुला का चेहरा अल्टिमेशिया जैसा है। वो तुरंत रिएक्ट करता है और कैरुला को एक ही मुक्के से मार देता है, लेकिन
आइजैक बताता है कि ये लोग सोलरियन चर्च के लिए काम करते हैं। फिर भी अभी तक ये क्लियर नहीं है कि सब कैरुला का चेहरा अल्टीमिशिया जैसा क्यों है। सबसे ताकतवर ड्रैगन हंटर्स एक ही ग्रुप का हिस्सा थे जिसे ड्रैगन्स करेज कहते थे। ये एक इलाइट हंटर ग्रुप था जो सोलरियन चर्च ने बनाया था। ये लोग सन गॉड की पूजा करते थे और हर मेंबर को सेंट का टाइटल दिया जाता था और उन्हीं सेंट्स में से एक थी कैरुला। उसके पास टाइम को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने की शक्ति थी। उसका स्किल इतना यूनिक था कि चर्च ने डिसाइड किया कि उसके मौत के बाद उसके क्लोन्स बनाए जाएंगे। कैरुला के क्लोन्स का इस्तेमाल हीलर्स के रूप में किया गया और उन्होंने उन सोल्जर्स को भी जिंदा किया जो ड्रैगन्स के खिलाफ लड़े थे। लेकिन ये क्लोन परफेक्ट नहीं थे। हर क्लोन सिर्फ 4 साल तक जिंदा रह पाता और जब भी वो टाइम मैजिक का यूज करते उनकी जिंदगी थोड़ी कम हो जाती। इन क्लोन्स के पास कैरुला की पावर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता था, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, और क्लोन 19835 उन्हीं एक्सेप्शंस में से एक थी। बाकी सब क्लोन सिर्फ एक खाली शेल जैसे थे, सिर्फ अपने फर्ज को पूरा करने वाले। लेकिन 19835 अलग थे, उसके पास इमोशंस थे। इसी वजह से वो न सिर्फ कैरुला की पावर्स को सीख पाए और यूज कर पाए, बल्कि उसकी जिंदगी भी बहुत ज्यादा लंबी हो गई। वो चर्च के एक फ्रंटलाइन बेस में लीडर के रूप में काम करती थी। लेकिन एक दिन उसने एक ऐसा पाप किया जो चर्च के लिए कभी माफ नहीं था। उसने एक छोटे ड्रैगन को हील कर दिया जो चर्च के लिए एक खतरा था। 8 साल बाद खुद सन गॉड उस पाप की सजा देने के लिए प्रकट हुआ। उस दिन के बाद आगे बनाए गए सभी कैरुला को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उसे फांसी देने का फैसला किया गया। तभी अचानक वक्त रुक गया। एक छोटी बच्ची जैसे कैरुला सामने आई और उसे कहा कि वो उसकी सेवक बन जाए। ये ड्रैगन गॉड थे जिसका कोई असली शारीरिक रूप नहीं था, लेकिन जो अपने भक्तों के विश्वास के मुताबिक रूप धारण करते थे। कैरुला मरना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि कोई उसे बचा ले, इसीलिए उसने ड्रैगन गॉड की सेवक बनने के लिए हाँ कर दी। न सिर्फ ड्रैगन गॉड ने उसे ड्रैगन ब्लड दिया, बल्कि उसे ड्रैगन मोनार्क का रैंक भी मिला। ये वो रैंक है जो ड्रैगन गॉड से नीचे होती है। उसे एक नया नाम भी दिया गया, अल्टीमिशिया। बाद में वो 13 ड्रैगन मोनार्क्स के एक ग्रुप की लीडर बन गई जिसका नाम था ब्लड ऑफ द विंग। ये लोग कई बार इंसानों पर हमला करते थे क्योंकि ड्रैगन गॉड ने ऐसा करने को कहा था। ये सब शुरू हुआ था जब ड्रैगन गॉड को दानापुरु नाम के शहर में एक पेस्ट्री शॉप बहुत पसंद आ गई थी। ये शहर किंगडम ऑफ लीजे में था और वो खुद इस शहर को ड्रैगन अटैक से बचाती थी। लेकिन एक दिन उस पेस्ट्री शॉप में चोरी हो गई और वो बंद हो गई। इससे ड्रैगन गॉड इतनी उदास हो गई कि उसने गुस्से में सब कुछ तबाह करने का सोचा, जैसे बच्चे गुस्सा होने पे करते हैं, और उसने डिसाइड किया कि पूरे किंगडम को बर्बाद कर देगी। ये सारी बातें समझाने के बाद कि कैरुला का चेहरा अल्टीमिशिया जैसा क्यों है, कैरुला रेगना से कहते हैं कि वो उनके लिए ड्रैगन्स कैरेज बन जाए ताकि वो अपने लोगों की मदद कर सके। रेगना मना कर देता है, भले ही उन्होंने बहुत सारे फायदे बताए थे। तो कैरुला भी मना कर देती है उन घायल लोगों की मदद करने से, क्योंकि स्टारलिया ड्रैगन्स कैरेज बनने में फेल हो गई थी और रेगना उसकी जगह नहीं ले रहा था। तभी रेगना देखता है कि एक पुरानी बिल्डिंग से रोशनी आई है। वो किमेरा की तरफ से एक सिग्नल था जो उसे बुला रही थी। रेगना कैरुला से पूछता है कि चर्च ने उनकी मदद क्यों नहीं की। कैरुला जवाब देते हैं कि वो सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो ड्रैगन्स कैरेज बनने लायक हो। किसी भी इंसान को पहले ये साबित करना पड़ता है कि वो भगवान का एक चमत्कार है। स्टारलिया ये साबित नहीं कर पाई, लेकिन रेगना ने किया और ये भी भगवान की मर्जी है। रेगना गुस्से में आ जाता है और टेबल पर जोर से मुक्का मार देता है। वो कहता है अगर तुम्हारा भगवान इतना ही महान है तो खुद क्यों नहीं आता ड्रैगन्स को मारने। फिर वो उनसे कहता है कि उन घायल लोगों की मदद कर दो और बदले में वो अल्टीमिशिया को खत्म करेगा। वो स्लाइम को लेकर उस पुरानी बिल्डिंग में जाता है जहाँ क्रिम्सन होता है। क्रिम्सन उसे कम्प्लीटली हील कर देता है ग्लोब चैम्बर में। ये चैम्बर अब ठीक है क्योंकि उसमें सेल्फ रिपेयरिंग कैपेबिलिटीज है, वरना क्रिम्सन रेगना को कभी माफ नहीं करता। और वैसे भी उसके पिछले 2 दिनों से कुछ काम नहीं था, तो उसने चैम्बर को ठीक करके अपने मून बेस से कनेक्ट कर दिया। सब लोग वहाँ जाते हैं और रेगना बताता है कि स्टारलिया अभी भी जिंदा है। क्रिम्सन इस बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसका सर काट दिया गया था, इसका मतलब वो सच में मर चुकी है। रेगना समझाता है कि बैटल के एंड में उसकी और स्टारलिया के ऑरा के थ्रू एक गहरा कनेक्शन हुआ था और वो कनेक्शन अभी भी जिंदा महसूस होता है। ऊपर से वोल्टे कामुई ने उसका सर काटने के बाद तुरंत उसे वापस जोड़ दिया था और वो मैग्नेट की तरह चिपक गया था। और सबसे बड़ी बात, वोल्टे कामुई ने उसका बॉडी भी साथ ले गया था, जबकि सर ले जाना ही काफी होता। लेकिन क्रिम्सन के लिए ये सब अभी भी कोई प्रूफ नहीं है। रेगना उसकी बात को टाल देता है, कहता है काश वो सोल्जर्स को बता पाता कि स्टारलिया अभी भी जिंदा है। वो कहता है कि वो उसे फिर देखना चाहता है, इसलिए वो क्रिम्सन से मदद मांगता है क्योंकि बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन क्रिम्सन किसी ऐसे बात पर यकीन नहीं करना चाहता जिसका कोई गारंटी नहीं, भले ही रेगना कितना भी जोर दे। वो कहता है कि अभी ड्रैगन्स को हराना मुमकिन नहीं है क्योंकि उनके पास टाइम कंट्रोल मैजिक है और वोल्टे कामुई भी उनके साथ है। सिर्फ टाइम कंट्रोल से निपटने के लिए भी उनके पास एक सरप्राइज अटैक होना चाहिए।
चाहिए जो अभी उनके पास नहीं है। रेगना ऑफर करता है कि वो उल्टे कामुई को हैंडल करेगा, जबकि क्रिम्सन अल्टीमेशिया को। पर क्रिम्सन को उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए और अभी फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। रेगना कहता है कि स्टालिया ही सबसे बड़ा फायदा है। वो एक लाजवाब इंसान है जिसे उन्हें ड्रैगन्स के खिलाफ लड़ने के लिए चाहिए। क्रिम्सन हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि रेगना तो उसके साइड पर था, ना कि स्टालिया की। उन दोनों ने एक प्रॉमिस किया था और अब वो रेगना को खोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। रेगना उसे तसल्ली देता है, अरे फिक्र मत करो, मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मैं कभी नहीं मरता। लेकिन क्रिम्सन कहता है कि अब तक तो ये सिर्फ किस्मत थी। रेगना हंसता है, कहता है कि अगर वाकई ऐसा है तो अब मैं किस्मत पर भरोसा करना ही छोड़ देता हूँ। उसके दिमाग में उन सभी के साथ बिताए हुए पुराने लम्हे घूमने लगते हैं और तब उसे फाइनली समझ आता है कि वो क्यों लड़ना चाहता है। वो सबको बचाना चाहता है ताकि सब फिर से साथ मिलकर हंस सके। अब वो क्रिम्सन से मदद नहीं मांगेगा, लेकिन वो इतना जरूर मांगता है कि वो अर्थ का दरवाजा खोल दे। क्रिम्सन को समझ आ जाता है कि उसने गलती कर दी। रेगना अब कोई ऐसा आदमी नहीं रहा जिसे वो सिर्फ एक पावरफुल हथियार की तरह कंट्रोल कर सके और अब उसके पास कुछ भी करने का ऑप्शन नहीं है। वो दरवाजा समन कर देता है, लेकिन रेगना को वार्न करता है कि वो इस फैसले से जरूर पछताएगा। जैसे रेगना दरवाजा खोलने वाला होता है, उसे अचानक चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये वही जहर है जो उसने तब लिया था जब दोनों पहली बार मिले थे। इस जहर का असर तब होना था जब रेगना क्रिम्सन को छोड़कर जाने की कोशिश करे। क्रिम्सन उसे एक बेकार हथियार कहकर निराश होता है। उसके लिए अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ रेगना की सिल्वरिन बैटल आर्ट्स में इंटरेस्टेड था। वो उसे किसी और में भी रिक्रिएट कर सकता था। वो रेगना के दिमाग के साथ छेड़छाड़ करके उसे एक ज़ॉम्बी भी बना सकता है और ये उसे मजेदार लगेगा। लेकिन उसकी बदकिस्मती देखो, रेगना तुरंत होश में आ जाता है। वो खुद हैरान है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि क्रिम्सन ने तो कहा था कि उसकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। क्या वो झूठ बोल रहा था? क्रिम्सन मना करता है। वो खुद नहीं समझ पा रहा कि रेगना अब तक जिंदा कैसे है। उसने खुद का सबसे स्पेशल AI पावर्ड जीन डिस्ट्रॉइंग नैनो मशीन्स यूज किए थे। अगर रेगना के अंदर वो आधा सिल्वरिन का तलवार भी है तो कम से कम आधा तो मर जाना चाहिए था। क्रिम्सन गुस्से से पागल हो जाता है और रेगना उसे शांत करने के लिए उसके सिर पर मार देता है, जिससे वो सीधा दीवार से जा टकराता है। रेगना मानता है कि उसने उनके बीच हुए प्रॉमिस को तोड़ दिया, लेकिन क्रिम्सन की बातें उसे इमोशनल नहीं कर पाती। किमेरा उस पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेगना उसे तुरंत खत्म कर देता है। वो याद करता है कि जब उसने पहली बार फ्यूचर में क्रिम्सन से मुलाकात की थी तो रेगना ने उसे मार दिया था और उसके बॉडी में दिल नहीं था। अब वो जानना चाहता है कि उसका दिल कहाँ है। शायद इसी वजह से क्रिम्सन की बातों में कोई इमोशन नहीं होता। स्टालिया का यूनिट बार बार रेगना के दिल को छू सका क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी जान दांव पर लगाई, लेकिन क्रिम्सन कभी सीख नहीं पाया। वो सिर्फ अपने शैतानी प्लान बनाता रहा। रेगना कहता है कि जीतने के चांसेस भले ही कम हो, लेकिन जीरो तो नहीं है। अगर क्रिम्सन अब चैलेंज नहीं ले सकता तो वो बाकी के ब्लड लाइन्स को कैसे खत्म करेगा? क्रिम्सन के पास जवाब नहीं होता। वो खामोश रह जाता है। किमेरा अपना रूप बदलकर फिर से रेगना पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिम्सन उसे रोक लेता है। वो रेगना से कहता है जो करना है कर लो और रेगना को छोड़ देती है। रेगना कैंप में वापस लौट आता है और देखता है कि सोल्जर्स का हाल पहले से बेहतर है। उन्होंने अंदाजा लगा लिया है कि स्टालिया अभी भी जिंदा है, क्योंकि क्रिस्टोफर का सिल्वर प्रोस्थेटिक आर्म सिर्फ स्टालिया के सिल्वर इन मैनिपुलेशन से हिलता है और वो अभी भी मूव कर रहा है। अब सब उसे बचाने जाना चाहते हैं और रेगना भी उनके साथ जाने वाला है। इसी बीच स्टालिया कैपिटल में उल्टे कामुई के साथ है। वो अभी भी जिंदा है और जैसे ही वो होश में आते काफी कंफ्यूज फील करते हैं। उल्टे कामुई उसे समझाता है कि अगर किसी का सर तुरंत वापस जोड़ दिया जाए तो वो फिर से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन उसके गले पर एक पॉइजन मार्क है जो एक्टिवेट हो जाएगा और उसे मार देगा अगर रेगना या उसका यूनिट उसे बचाने के लिए आए। ये मार्क ऑल्टोजोरा ने छोड़ा था, जो अभी भी टेरेक्टोरा के मौत का बदला लेना चाहता है। अचानक उल्टे कामुई का हाथ अंदर से जमने लगता है और ये आइस उसके पूरे शरीर में फैल जाते हैं, जिससे उसे अपने आप को रीजेनरेट करना पड़ता है। ये सब उस फाइट के बाद से हो रहा है। उसके शरीर पर जो घाव रेगना ने दिए थे उनके निशान अभी भी असर कर रहे हैं। इसी वजह से वो स्टालिया को जिंदा रखा हुआ है। वो फिर से रेगना से लड़ना चाहता है, लेकिन इस बार अपनी पूरी ताकत के साथ, और वो चाहता है कि स्टालिया उसकी मदद करे ताकि वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके। स्टालिया उसे याद दिलाती है कि वो मर जाएगी जब रेगना वहाँ आएगा, और उल्टे कामुई कहता है कि हाँ, इसी वजह से वो चाहता है कि स्टालिया रेगना के लिए एक तलवार बनाए जो उसके क्लॉ के सामने टिक सके। उस वक्त के आने से पहले स्टालिया डिसाइड करते है कि वो तलवार बनाने की जल्दी करेगी ताकि वो बिना किसी पछतावे के मर सके। क्रिम्सन इसी दौरान बेड पर उदास होकर पड़ा होता है। वो सैटेलाइट के जरिए कैपिटल की सिचुएशन चेक करता है। वो देखता है कि ड्रैगन्स काफी जल्दी में लग रहे हैं और वो अंदाजा लगाता है कि शायद इसका रीजन ये है कि अल्टीमेशिया इस वक्त अपना टाइम कंट्रोल मैजिक यूज नहीं कर पा रही। ये परफेक्ट मौका है हमला करने का। वो अपने सर्वेंट्स को इकट्ठा करता है और बैटल के लिए तैयार होता है, रेगना और स्टालिया की यूनिट के साथ। रेगना और बाकी यूनिट फू और कैरोला की मदद से कैपिटल की तरफ निकलते हैं। जैसे ही वो लोग कैपिटल पहुंचते हैं, स्टालिया के गले का मार्क एक्टिवेट हो जाता है और उसे खुतन होने लगती है। इसी तरह हुएल्टे कामुई को पता चलता है कि दुश्मन पहुंच गया है। ड्रैगन के सोल्जर्स ग्राउंड पर
उतरने लगते हैं और नोटिस करते हैं कि सूरज नहीं उग रहा। ये नेबुलियम के बैरियर की वजह से है। बॉर्जियस भी उन्हें देख लेता है और तुरंत अटैक शुरू कर देता है। विल्ते कामुई रेगना का इंतजार करता है। सोल्जर्स रेगना से कहता है कि वो तुरंत विल्ते कामुई के पास चले जाए और वो निकल पड़ता है। नेबुलियम किसी और को भी महसूस करता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि वो कहाँ से आ रहा है। ये क्रिम्सन है, अपने टेलीपोर्टेशन रूम के जरिए बैरियर के ऊपर से आ रहा है। क्रिम्सन देख लेता है कि ड्रैगन्स ने अब तक टाइम स्टॉप नहीं किया, जबकि वो उनका सबसे बड़ा एडवांटेज होता। इसका मतलब है कि वो सच में टाइम स्टॉप नहीं कर सकते। वो तुरंत अपने गोलेम का जायंट रोबोट स्पेशल कनेक्शन के जरिए समन करता है। नेबुलियम पैनिक में आ जाता है क्योंकि उसने किसी इंटरफेरेंस की उम्मीद नहीं की थी और वो बॉर्जियस को मशीन को रोकने के लिए बुलाता है। रेगना भी देख लेता है कि क्रिम्सन आ गया है, बिल्कुल उसके उम्मीद के मुताबिक। जैसे वो विल्ते कामुई की तरफ बढ़ता है, उसे स्टालिया दिखाई देती है जो मरने के बिल्कुल करीब थी। विल्ते कामुई उसका इंतजार कर रहा होता है। रेगना तुरंत स्टालिया के पास दौड़ता है और विल्ते कामुई उन्हें अलविदा कहने का वक्त देने के लिए पीछे हट जाता है। रेगना उसे अपनी बाहों में उठाता है और देखता है कि उसके शरीर में जहर तेजी से फैल रहा है। वो उसके लिए आया जैसे उसने प्रॉमिस किया था, लेकिन अब वो क्या करे जब वो मरने वाली हो। अगर वो पॉइजन को फ्रीज करने की कोशिश करेगा तो उसे भी फ्रीज कर देगा। शायद सोलेरियन या क्रिम्सन उसकी मदद कर सके, लेकिन अब टाइम नहीं बचा। स्टारलिया उसे अपना बनाया हुआ तलवार देती है और कहती है कि ये उसके लिए बनाई गई है। रेगना उसे लेता है और उसे सिल्वर कॉमेट वाली ड्रीम याद आती है। स्टारलिया उससे माफी मांगती है कि वो इससे बेहतर तलवार नहीं बना पाए और इस तरह वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। स्टारलिया को अफसोस होता है कि वो काफी अच्छी नहीं थी, क्योंकि रेगना इस तलवार से विल्ते कामुई के क्लॉ को नहीं हरा पाएगा। वो जोर से खांसती है और रोती है जैसे जैसे उसका आखिरी वक्त करीब आता जाता है। वो कहती है कि अगले जन्म में वो एक शक्तिशाली तलवार बनाएगी जो रेगना के लायक हो, लेकिन उसके लिए शायद अगली बार कभी नहीं आएगी। रेगना परेशान हो जाता है और उसका मन बेचैन होने लगता है। वो चाहता है कि दोनों जिंदा रहे और मिलकर अच्छे से बात कर सके, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सका तो कम से कम वो चाहता है कि स्टालिया उसे देखे जब वो लड़ता है। वो वादा करता है कि इसी तलवार से वो विल्ते कामुई को हराएगा और चाहे स्टालिया उसे ना देख सके, वो इतना तेज चमकेगा कि उसे उसकी रोशनी को महसूस करना पड़ेगा। तभी नजरीना आती है और स्टालिया को अपने गोद में उठा लेते हैं ताकि रेगना अपना रास्ता विल्ते कामुई तक शुरू कर सके। अगर स्टालिया मर गई तो रेगना को दुख होगा, लेकिन वो खुश भी होगा कि उसने उसे अपनी जिंदगी में पाया। इसीलिए स्टालिया को सब कुछ देखना होगा आखिरी पल तक, क्योंकि अब से रेगना अपने फ्यूचर वाले वर्जन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। विल्ते कामुई नीचे आता है और रेगना उससे कहता है कि जल्दी से ड्रैगन बन जाए, लेकिन विल्ते कामुई पहले वही से शुरू करना चाहता है जहाँ वो रुक गए थे और रेगना को अपना क्लॉ दिखाता है। वो क्लॉ यूजर के हिसाब से अपने कैरेक्टरिस्टिक बदल सकता है, इसीलिए जब उसने उसे छुआ तो वो लाइटनिंग क्लॉ बन गया। वो तुरंत एक्सपांड करके बदल जाता है और बिजली जैसी स्पीड से एक भयंकर फॉर्म ले लेता है। फिर वो जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक वेव छोड़ता है जो जमीन को तहस महस कर देता है। लेकिन रेगना को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका सिर्फ एक ही गोल है, उसे ड्रैगन बनने पर मजबूर करना। विल्ते कामुई इस पर अटैक करता है, लेकिन रेगना उसे तुरंत फ्रीज कर देता है। विल्ते कामुई का हाथ और उसका अटैक दोनों जम जाता है। फिर रेगना तुरंत हमला करता है और उसे आधा काट देता है। ये देखकर विल्ते कामुई और भी एक्साइटेड हो जाता है। रेगना अपनी तलवार को अपनी पीठ पर रखता है जो तेज चमकने लगती है। अब वो चाहता है कि विल्ते कामुई जल्दी से अपने सबसे पावरफुल फॉर्म ले ताकि वो उसे उसके बेस्ट फॉर्म में मार सके। तलवार उसकी पीठ पर और भी ज्यादा चमकने लगती है, जिससे वो थोड़ा जमीन से ऊपर उठ जाता है जैसे कोई भगवान हो। विल्ते कामुई को ये सब बहुत ही मजेदार लगता है, जैसे उसका शरीर रीजनरेट होता है। वो दोनों के हथियारों का तुलना करते हैं। उसका क्लॉ यूजर के हाथ में 100% तक पहुंचता है, लेकिन रेगना की तलवार यूजर को 120% तक ले जाती है। आखिरकार वो सीरियस हो जाता है और ड्रैगन फॉर्म में बदल जाता है। वो रेगना पर अटैक करता है, लेकिन रेगना सिर्फ अपने हाथों से ब्लॉक करता है, जिससे सिल्वरिन की एक भयंकर लहर निकलती है। इससे आसपास का एरिया पूरी तरह से बिगड़ जाता है, जिसे देखकर नजरिना तुरंत स्टारलिया को लेकर वहाँ से निकल जाती है। रेगना उन्हें देखता है और उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए एक स्वर्ड भेजता है। फिर वो अपने एनिमी पर फोकस करता है और क्लोज कॉम्बैट के लिए अटैक करता है, जिसमें वो और सिल्वरिन का अटैक करता है जो विल्ते कामुई को थोड़ा पीछे धकेलता है। लेकिन विल्ते कामुई अपने क्लॉ से पलटवार करता है और दोनों के बीच जोरदार टक्कर होती है। विल्ते कामुई एक ओपनिंग देखता है और रेगना को अपने पूंछ से मारकर जमीन पर गिरा देता है। फिर वो अपने क्लॉ को बड़ा करता है ताकि दूर से रेगना को मार सके, लेकिन रेगना डॉज करता है और वापस उठ जाता है। विल्ते कामुई तुरंत इस पर रश करता है, लेकिन रेगना ब्लॉक करता है और दोनों के बीच कुछ देर तक लगातार फाइट चलती है। तब तक विल्ते कामुई को थोड़ा सा अपर हैंड मिल जाता है। वो रेगना के पीछे से छुपकर उस पर फायर करता है। शुक्र है कि स्टारलिया के बनाए गए स्वॉर्ड में एक बैरियर एक्टिवेट हो जाता है जो
अटैक को रोक लेता है। फिर भी हुइल्ते कामुई अपने क्लॉ से रेगना को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर दबा देता है। रेगना क्लॉ को फ्रीज करने की कोशिश करता है जब तक हुइल्ते कामुई एक इलेक्ट्रिक एनर्जी बॉल बनाकर उसमें ब्लास्ट करने की तैयारी करता है। रेगना समय पर वो क्लॉ हटा देता है और अटैक को एक हाथ से ब्लॉक करता है। अपने दूसरे हाथ को वो ब्लेड में बदल देता है और उस एनर्जी अटैक को बीच से काट देता है। फिर वो हुइल्ते कामुई तक पहुंचता है, उसे आसमान की तरफ धकेलता है और उसका हाथ काट देता है। हुइल्ते कामुई रीजेनरेट करने से पहले ही अटैक करता है और रेगना उस अटैक का डिफेंस करता है। ये फाइट ऐसे ही चलती रहती है जब तक नजरीना ग्राउंड से उन्हें देख रही होते हैं बैरियर के बाहर से। वो रेगना की रोशनी को देखते हैं और उसे स्टार्लिया को दिखाने की बात करते हैं। स्टार्लिया उसे कहते हैं कि वक्त बर्बाद मत करो उस इंसान पर जो मरने वाला है और उसे वापस जाने को कहते हैं। नजरीना परेशान हो जाते हैं लेकिन उसे समझ आ जाता है कि स्टार्लिया अब जवाब नहीं दे रही। वो वहाँ से जाने लगते हैं अलविदा कहकर और स्टार्लिया का शरीर वही छोड़ जाती है। इसी दौरान नेबुलियम लगातार क्रिम्सन की प्रेजेंस महसूस करता है। उसने अल्टीमेशिया को एक ऑल्टरनेट स्पेस में रखा है और उसे डर है कि क्रिम्सन वहाँ पर उस स्पेस पर कब्जा करने आया है। क्रिम्सन एक स्पेल कास्ट करना शुरू करता है और नेबुलियम के बैरियर्स को तोड़ने लगता है। नेबुलियम घबरा जाता है क्योंकि क्रिम्सन बहुत तेजी से काम कर रहा है। वो उनके सारे एफर्ट्स कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर दे रहा है। लेकिन नेबुलियम मोटिवेट हो जाता है और भी ज्यादा मेहनत करके बैरियर को फायरवॉल अटैक करता है ताकि क्रिम्सन को वही खत्म कर सके। लेकिन बदकिस्मती से स्लाइम वहाँ आ जाता है और नेबुलियम को निगल जाता है। क्रिम्सन आखिरकार सारे बैरियर्स को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और अल्टरनेट स्पेस में पहुंच जाता है। वो चुपचाप अल्टीमेशिया की तरफ बढ़ता है जो उसकी तरफ पीट करके खड़ी होते हैं और उस पर गन से पॉइंट करता है। जैसे वो गोली चलाने वाला होता है नेबुलियम चीख कर उसका नाम लेता है ताकि उसे वार्न कर सके। अल्टीमेशिया चौंक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं कि क्रिम्सन उसके कंधे पर गोली चला चुका है। वो अपने खून का इस्तेमाल करके एक आग बनाते हैं और उस पर फेंकते हैं। क्रिम्सन डॉज करता है और एक अलग प्लेटफॉर्म पर लैंड करता है। वो उस स्पेस के सिस्टम को एक्सेस करता है और मैनिपुलेट करता है ताकि दोनों उस स्पेस में लॉक हो जाए और टाइम का स्पीड बदल जाए। उसे नहीं चाहिए कि कोई और अंदर आए और ना ही वो चाहता है कि अल्टीमेशिया अपना मैजिक इस स्पेस के बाहर यूज करे। अल्टीमेशिया नोटिस करते हैं कि उसका घाव ठीक नहीं हो रहा और उसे याद आता है कि हुइल्ते कामुई ने कहा था कि ऐसे वक्त में गुस्सा होना चाहिए। तो वो गुस्से में आकर अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ आने से पहले क्रिम्सन अपना दिल लेने गया था जहाँ उसने उसे छुपाया था। उस वक्त उसका मोनार्क वर्जन अचानक सामने आता है और कहता है कि इस फैसले पर अपने ऑब्जेक्टिव वर्जन के साथ डिस्कस करे। फिर उसके दो और पर्सनैलिटीज एलिस और वेरोनिका भी सामने आती हैं। दोनों को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि रेगना उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए अपनी जान दाव पर लगा देगा, चाहे वो अपने पावर का 10% भी वापस ना पा सके। हार्ट के साथ वो आराम से अल्टीमेशिया को हरा सकता है, इसीलिए वो उसे लेकर उसके जगह पर वापस रख देता है जिसे मोनार्क उसके साथ मर्ज हो जाता है। अब वो अपने असली पावर अल्टीमेशिया पे रिलीज कर सकता है। अल्टीमेशिया उस पर एनर्जी बीम का एक तेज हमला छोड़ती है लेकिन क्रिम्सन उसे डॉज कर लेता है और अपने फ्लैश ग्रेनेड्स का यूज करता है। क्योंकि इस स्पेस में टाइम स्लो है, बॉल सिर्फ हल्की सी फ्लैश करते हैं जिससे अल्टीमेशिया शील्ड के अंदर छुप जाते हैं। क्रिम्सन उस पर गोली चलाता है लेकिन बुलेट्स शील्ड से टकराकर वापस चले जाते हैं। अल्टीमेशिया अपने पूंछ से उस पर हमला करते हैं लेकिन वो उसे भी डॉज कर लेता है और याद करता है कि उसने ये बुलेट्स इसलिए बनाए थे ताकि वो खुद को भी हरा सके। ये बुलेट्स ब्लड फ्लो को खराब करते हैं और मैजिक को कमजोर बना देते हैं और क्योंकि वो और अल्टीमेशिया दोनों टाइम कंट्रोल का यूज कर सकते हैं, उनका ब्लड फ्लो भी सिमिलर है। इसका मतलब ये बुलेट्स उस पे भी काम करेगी। उसे सिर्फ उसका हार्ट हिट करना है और गेम ओवर। वो एक और बुलेट चलाता है जिसे वो 50 गुना और एक्सेलरेट करता है। फ्लैश ग्रेनेड फिर से थोड़ा चमकने लगता है जिसे अल्टीमेशिया डर से चिल्ला उठती है और वो बुलेट उसके विंग को हिट करते हैं। शील्ड भी इसी दौरान टूट जाता है। इससे वो प्लेटफॉर्म गिर जाता है और अल्टीमेशिया भी एक टूटे हुए पिलर पर जा गिरते हैं और क्रिम्सन उसके पीछे पीछे जाता है। वो एक और बुलेट को एक्सेलरेट करता है जबकि अल्टीमेशिया डर के मारे कॉर्नर में छुप जाते हैं और एक जबरदस्त एनर्जी वेव छोड़ते हैं। जब बैटल चल रही होते हैं तब क्रिस्टोफर और फू मिलकर ऑल्टोजोरा को हरा देते हैं, लेकिन जाने से पहले वो अपना सीक्रेट वेपन यूज करता है जिसे वो दोनों को हरा देता है। तब आइजैक उसके पास आता है और उसे तुरंत फ्रीज कर देता है। क्रिम्सन और अल्टीमेशिया की फाइट अभी भी जारी है और क्रिम्सन को समझ में आता है कि उसके एनर्जी वेव बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि वो सबसे कमजोर मोनार्क हो, लेकिन उसके पास मैजिक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। वो ज्यादातर सुपीरियर ड्रैगन्स को सिर्फ 1 या 2 अटैक से इजीली हरा सकते हैं और वही वो अभी क्रिम्सन के साथ कर रही है, जिससे उसके लिए उसके पास पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए वो अपना साइकिक असॉल्ट यूज करता है जिससे स्पेस बिल्कुल शांत हो जाता है। उसकी आवाज एम्पलीफाई हो जाती है और वो अल्टीमेशिया को मेंटली टॉर्चर करता है। उसका मानना है कि वो केरुला जैसी बिल्कुल नहीं है, इस वजह से वो मॉन्स्टर बनने की कोशिश कर रही है और खुद को स्पेशल महसूस करना चाहते हैं। वो बस एक क्लोन है। ये बात अल्टीमेशिया को शॉक कर देते हैं, खासकर जब वो ड्रैगन गॉड को भी इंसल्ट करता है जिसने एक केक शॉप के लिए एक पूरे देश को तबाह कर दिया था। एक बच्चा भी उसे ज्यादा समझदार होता है। वो इस चीज को उसी तरह बताता है जैसे अल्टीमेशिया खुद
देखती है। एक जवान कैरुला जो उसकी जैसे दिखती थी और उसकी वो बहन है जो उसकी वजह से मर गई थी। अल्टिमेशिया पैनिक करने लगते हैं। वो अपने पास के बारे में सोचने लगते हैं। वो सिर्फ अच्छा बनना चाहते थे। वो ये डिसाइड नहीं कर पाए कि किसे बचाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खुद को बचाना चाहते थे। इसी दौरान बोर्जेस नेबुलियम की मौत से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस रूम में घुस जाता है जहाँ स्लाइम अभी भी उसका बॉडी चबा रहा होता है। वो स्लाइम को बिल्डिंग के साथ ही डिस्ट्रॉय कर देता है, सिर्फ नेबुलियम का स्केलेटन छोड़कर। वो दुखी होता है, लेकिन उसे याद आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, अल्टिमेशिया को प्रोटेक्ट करना। नेबुलियम का दुख मनाने के बाद वो ऑल्टरनेट स्पेस की दीवारें तोड़ देता है। वो ये काम बिल्कुल सही टाइम पर करता है जब क्रिम्सन अल्टिमेशिया पर फायर करने वाला होता है, जो डर के मारे रो रही होती है। वो उसे पुकारता है ताकि वो उस वॉल में बने हुए होल से भाग सके। अल्टिमेशिया भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिम्सन उसके पीछे लग जाता है। वो उसे रोकने के लिए और एनर्जी वेव छोड़ते हैं, लेकिन क्रिम्सन उन सबको डॉज कर लेता है और उनका पीछा करता रहता है। एक और शॉट फायर करता है। बाहर किमेरा बदकिस्मती से मर गई थी, लेकिन स्नेक यानी उसकी टेल अभी भी जिंदा थी। वो स्नेक के साथ खुद को स्विच करता है और अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। बोर्जियस तुरंत उसकी प्रेजेंस महसूस करता है, क्योंकि पहले वो दोनों मिलकर क्रिम्सन की सेवा कर चुके थे। इसलिए वो शॉक में आ जाता है कि वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसने ड्रैगन गॉड को धोखा दिया था। ये सोचकर बोर्जियस गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर पूरी तरह से रिलीज करता है। वो एक भयंकर मैजिक स्लैश छोड़ता है, लेकिन वो स्नेक तक नहीं पहुंचता। दूसरी तरफ स्नेक एक बहुत ही पावरफुल मूव का यूज करता है, जिसका नाम है वर्ल्ड कोलैप्स, जिसे बोर्जियस अंदर से एक्सप्लोड हो जाता है। ये मूव उसके रास्ते में आने वाले हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, यहाँ तक कि ऑल्टरनेट स्पेस और नेबुलियम के बैरियर को भी। ये अटैक अल्टिमेशिया और क्रिम्सन दोनों को चोट पहुंचाता है और उन्हें जमीन पर फेंक देता है। स्नेक क्रिम्सन से माफी मांगता है अपने इस अटैक के कारण और फिर जमीन पर गिरकर मर जाता है। अब जब बैरियर चला गया है, सूरज की रोशनी हर किसी पर पड़ने लगती है और बोर्जियस आग में जल उठता है। वो उल्टे कामुई को पुकारता है ताकि वो अल्टिमेशिया की रक्षा करे, क्योंकि अब सिर्फ वही बचा है। लेकिन इसी वक्त आइजैक उसका सर काटकर उसे खत्म कर देता है। बाकी बचे हुए लोग अल्टिमेशिया की तरफ भागते हैं, जो जमीन पर घायल पड़े होते हैं। उसी दौरान उल्टे कामुई अभी भी रेगना से लड़ रहा होता है और रेगना से काफी ज्यादा तेज होने के बावजूद भी उसे काफी मुश्किल हो रही होती है। रेगना अपने सब कुछ दे रहा होता है, अटैक, डिफेंस और डॉजिंग, सब कुछ। उल्टे कामुई अपने क्लॉ का यूज करता है हर डायरेक्शन से अटैक करने के लिए। उसे अपनी मर्जी से मोड़ता है, लेकिन रेगना उसके सभी अटैक्स को क्रेजी तरीके से डॉज करता है और फिर काउंटर अटैक करता है। उल्टे कामुई उसका अटैक ब्लॉक करता है, रिस्क उठाते हुए अपने क्लॉ को फ्रीज होने देता है। वो एक और अटैक ब्लॉक करता है और महसूस करता है कि रेगना उसे ओवरपावर करना शुरू कर चुका है। रेगना उसके दोनों पैर और पूंछ काट देता है, जिससे वो अपना क्लॉ छोड़ देता है। रेगना फिर रुकता नहीं, वो अपना सिल्वर इन बढ़ाता है और हंटिंग फ्लैश के साथ उल्टे कामुई को अटैक करता है। ये देखकर उल्टे कामुई डिसाइड करता है कि अब वो भी फुल पावर में लड़ेगा। वो अपना क्लॉ उठाता है और रेगना के अटैक को काउंटर करता है। अल्टिमेशिया उठ जाती है जैसे आइजैक और बाकी लोग उसके पास पहुंचते हैं। वो अपना डिफेंस करते हैं, लेकिन नजरिना उसके सिर में तलवार घुसा देते हैं, जिससे वो दर्द में चीखने लगते हैं। इस दर्द से वो रैंडम तरीके से एनर्जी वेव छोड़ने लगते हैं, जो कई सोल्जर्स को उड़ा देते हैं और नजरिना भी उससे दूर हो जाते हैं। उल्टे कामुई दूसरी तरफ लाइटनिंग गॉड बैटल आर्ट्स का यूज करता है, जो ग्रेविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे सभी नीचे खिंच जाता है, यहाँ तक कि अल्टिमेशिया भी। रेगना ये देखकर हैरान रह जाता है। उल्टे कामुई ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और अपने क्लॉ के साथ फ्यूज हो चुका होता है, जिससे वो अपने हाथों को ब्लेड्स में बदल देता है। रेगना भी अपने आर्म ब्लेड के साथ तैयार होता है, लेकिन उल्टे कामुई बहुत ज्यादा शार्प होता है। वो रेगना की ब्लेड इतनी तेजी से काट देता है कि रेगना को भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वो इतनी तेजी से मूव करता है कि रेगना ना तो उसके अटैक प्रेडिक्ट कर पाता है और ना ही काउंटर। लेकिन किसी तरह रेगना एक पंच उस पर हिट करता है, फिर भी उसे पेट में एक जोरदार लात पड़ती है और वो लात भी क्लॉ की तरह शार्प हो जाते हैं और उसे छीड़ देती है। उल्टे कामुई उसके बाद रेगना का सर काट देता है, जबकि उसका इलेक्ट्रिक चार्ज जमीन पर और बढ़ जाता है। क्रिम्सन जमीन पर लेटे हुए अपने चोटों के कारण बहुत ज्यादा खून खो रहा होता है। वो स्लाइम की आवाज सुनता है, जो इधर उधर भटक रहा होता है खाना ढूंढने के लिए। वो उसे बुलाता है कि एक लड़की के साथ स्टालिया की यूनिट में चले। तभी उल्टे कामुई के अटैक से एक बड़ा धमाका होता है। उसकी शॉक वेव सब कुछ उड़ा कर रख देती है। रेगना का सर हवा में उड़ जाता है। उल्टे कामुई अपने पावर्स में अंधा हो चुका होता है, इसलिए अब वो क्लॉड मोनार्क से मिलना चाहता है, क्योंकि अब वो अपने पीक तक पहुंच चुका है और उसे ढूंढकर उसे और ड्रैगन गॉड को भी मारना चाहता है। रेगना उसे सरप्राइज करता है एक और भयंकर हंटिंग फ्लैश के साथ, जो उसे जमीन की गहराई में भेज देता है और उसके अपनी तलवार भी क्रैक हो जाते हैं। रेगना अपना सर वापस अपने बॉडी पर लगा लेता है और सिल्वरिन का यूज करके खुद को हील करता है। वो अब भी दर्द में होता है, लेकिन उल्टे कामुई को अपनी मर्जी से कुछ भी करने नहीं देना चाहता। अल्टिमेशिया जैसे तैसे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उल्टे कामुई गिरा होता है और उसका नाम चीख कर पुकारते हैं। उल्टे कामुई भी चिल्लाकर कहता है कि वो उसकी फाइट में इंटरफेयर ना करे। रेगना पोजीशन ले लेता है और उल्टे कामुई समझ जाता है कि रेगना वही मूव यूज करेगा जो उनकी पहले फाइट में किया था, लेकिन वो ज्यादा चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि वो इस मूव को हैंडल कर लेगा। वो तेजी से उस पर
हमला करता है और उसी दौरान एक एक्स्ट्रा मूव का यूज करके अपने हाईएस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक ऐसी फॉर्म जो सूरज तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। जैसे वो रेगना के पास पहुंचता है, रेगना सोचता है कि अब उसे अपना सब कुछ लगाना पड़ेगा और एब्सोल्यूट बनना पड़ेगा। उसे अपने हंटिंग फ्लैश को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी वो उल्टे कामुई को गिराने के लिए काफी नहीं है। उसे साउंड और लाइट से भी ज्यादा तेज होना पड़ेगा और एक ही अटैक में उसे खत्म करना पड़ेगा। वो अपने पावर को इस लेवल तक ले जाता है और उल्टे कामुई को 2 बार काट देता है, इससे पहले कि वो कोई अटैक कर सके। इतनी ज्यादा पावर रिलीज होती है कि एक बहुत ही भयंकर धमाका होता है जो उल्टे कामुई को साफ कर देता है। क्लॉड मोनार्क ये सब देख रहे होते हैं, बताते हैं कि उल्टे कामुई ने सभी एनिमीज को स्पीड से हराया था और आखिर में उसे भी रफ्तार नहीं हरा दिया। जैसे ही वो मरता है, उसे याद आता है कि उसने हर पावर को चुराया था जो उसे मिली और उसे अपना बना लिया था, लेकिन वो रेगना की पावर को चुरा नहीं सकता क्योंकि उसे ये भी समझ नहीं आता कि वो पावर हासिल कैसे होती है। वो अपना क्लॉ रेगना पर फेंकता है, लेकिन रेगना उसे अपने तलवार से ब्लॉक करता है और फिर जमीन पर गिर जाता है। अल्टीमेशिया ये सब देख रही होते हैं और शॉक रह जाते हैं कि उल्टे कामुई अब मर चुका है। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पाते, ना ही इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर पाते हैं। वो जोर से चीखते हैं और एक भयंकर अमाउंट में मैजिक रिलीज करते हैं जो वक्त को रोक देता है। जब वो इस बात को महसूस करते हैं, उसके अंदर एक उम्मीद जागती है कि उसकी पावर वापस आ गई है और वो वक्त को रिवाइंड करके सबको वापस ले आएगी। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, स्टारलिया की यूनिट में जो लड़की थी वो उसके दिल में गोली मार देते हैं क्रिम्सन की गन से। क्रिम्सन ने उसे यही काम दिया था। जब उसने अल्टीमेशिया को टाइम रिवाइंड करने की बात करते सुना तो उसके मन में डाउट आया, अगर उसने ऐसा करने दिया तो वो अपने साथियों को फिर से देख पाएगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गोली चल जाते हैं। वो अपने घुटनों पर गिर जाते हैं और अपने किए पर रोती है, जबकि अल्टीमेशिया जमीन पर मर जाती है। उसके बाद क्रिम्सन अपना दिल फिर से लॉक कर देता है और अपना मोनार्क बॉडी छोड़कर अपने ओरिजिनल रूप में वापस आ जाता है। बैटलफील्ड एकदम शांत होता है, जहाँ सोल्जर्स के लाशें टुकड़ों में बिखरी होती हैं। ये सीन देखने लायक नहीं होता, क्रिम्सन के लिए भी नहीं। रेगना एक कोने में बैठा होता है, अपनी बची हुई तलवार का टुकड़ा पकड़े हुए उसे घूरता है। उस वक्त उसे अपने फ्यूचर सेल्फ का विजन आता है जो पूछता है कि क्या उसे कोई पछतावा है। रेगना कहता है कि नहीं, उसे पछतावा नहीं है क्योंकि वो उन सब के बिना जी भी नहीं पाता, लेकिन हाँ उसे दुख जरूर है। उसका फ्यूचर सेल्फ उसके पास आता है और क्रिम्सन में बदल जाता है। क्रिम्सन पूछता है क्या वो दुख के कारण सब कुछ छोड़ देगा। रेगना कहता है नहीं, वो दुख बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो ड्रैगन्स को मारना कभी बंद नहीं करेगा, चाहे वो अकेले ही क्यों ना हो। फिर क्रिम्सन उसे जगाता है और रेगना एक कैप्सूल के अंदर उठता है। क्रिम्सन और गोलेम उसे एक रूम में ले जाते हैं जहाँ स्टारलिया सो रही होती है। नजरिना, स्लाइम और आइजैक भी वहाँ होते हैं। क्रिम्सन बताता है कि स्टारलिया को ऑल्टोजुरा के पॉइजन से पूरी तरह हील कर दिया गया है। जब आइजैक बैटल में ऑल्टोजुरा को खत्म करने वाला था, तब ऑल्टोजुरा ने उसे एंटीडोट दिया था इनाम के रूप में। रेगना उसके बेड के पास जाता है। उसे याद आता है जब स्टारलिया ने उससे कहा था कि वो उसके साथ रहे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रेगना अकेला और दुखी हो जाए। रेगना इतना खुश होता है उसे जिंदा देखकर कि वो रो पड़ता है, खुद से कहकर कि एक दिन वो जरूर जागेगी और उसके लिए एक नई तलवार बनाएगी जैसे उसने प्रॉमिस किया था। खैर जो भी हो, जीत तो जीत होते हैं और स्टारलिया के सभी सोल्जर्स जिंदा हो या शहीद इस बात से सहमत होते हैं। रेगना अपने स्वॉर्ड के टुकड़े, अपने जरूरत की चीजें पैक करता है और निकल पड़ता है अगले ड्रैगन ब्लडलाइन का शिकार करने। सो दोस्तों, इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर खत्म हो जाते हैं और इसका कोई भी अगला पार्ट नहीं आएगा क्योंकि जितना कुछ था मैंने इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। एंड कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को इसका सबसे मजेदार पार्ट कौन सा लगा। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप ऐसे मजेदार एनिमेज मिस ना करो। और साथ ही अगर आपको मैजिकल और इसेकाई टाइप के एनिमेज पसंद है तो स्क्रीन पे शो हो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करना। एंड मैं आपसे मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।